If my audio and video is clear, please write AV clear. And yes, how can I miss my pet line? Hello बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? I hope कि आप सभी लोग अच्छे हैं. The best possible manner. So, first of all, apologies for the last two end moment cancellations. I was not feeling that well. I tried कि मैं class लूँ, but नहीं हो पाई. There were few symptoms of typhoid, but luckily um सब ठीक रहा. And yes, now I'm back. Bit of precautions to be taken. That's it. And बहुत सारे स्टूडेंट्स थे लिटरली. आई वाज जस्ट थिंकिंग बस बैच चालू ही हुआ था आई गेस. एंड आपकी दो क्लास कैंसिल हो गई, दैट टू रेगुलर, एकदम ही एक के बाद एक. तो मुझे लगा था कि आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में से क्लास कैंसिल होती है ना, तो एक रिएक्शन सा होता है बच्चों के, ऐसा माइंड में आता है. बट हम हाईली सरप्राइज्ड कि मेरे बच्चों ने मुझे लिटरली, दे हैव टेकन द कैंसलेशन इनटू द पॉजिटिव सेंस. मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, बहुत सारे बच्चों की विशेस आई टू नो, दे वर प्रेइंग, दे वर सेइंग कि मैम गेट वेल सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ब्ला 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 ब्ला. एंड आई एम रियली blessed by the God that I have such a good family, such a huge family, जो कि सिर्फ इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहा कि हाँ, वी आर हियर फॉर अ प्रोफेशनल काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर. बट येस, आप लोग मेरे को अपनी फैमिली मान चुके हो, बिकॉज फैमिली मेम्बर से ही पूछा जाता है तबीयत कैसी है, क्या हाल चाल है, और उनकी उन्हीं के लिए कंसर्न दिखाया जाता है. ओके. Next thing, obviously we had two cancellations. Few students were also messaging on the other hand कि मैम सिलेबस ऐसे कैसे पूरा होगा. ठीक है. तो मैं ये बोलती हूँ, स्टार्टिंग में ना आपके अंदर एक एंथुजियाज्म होता है पढ़ने के लिए, तो आपको लगता है कि हाँ मैम पढ़ा दो, मैम पढ़ा दो. और एंड मोमेंट पे जैसे जैसा मैं आपसे बोलूँगी ना, बेटा होमवर्क कैसे कब करके लाने वाले हो, होमवर्क करके लाए हो, ये कब पढ़ के आओगे, अच्छा इसकी राइटिंग प्रैक्टिस कब नहीं करी तुम लोगों ने, कब करके लाओगे, अरे मैम बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं, अरे मैम बाकी चीज़ें भी तो हैं. तो ये चलता रहता है. एंड आई नो कि दो कैंसिलेशन से सिलेबस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, first of all. Secondly, yes, to compensate for the same, next week you will be having extra class at least on Tuesday. That means कि आज मंडे हो गया है. ठीक है, आज मंडे है, आज अपन मिल ही रहे हैं, तो ट्यूसडे को मैंने आपसे कहा था अपन ट्यूसडे और थर्सडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा के चलते ही हैं. तो आपकी ट्यूसडे को एक्स्ट्रा क्लास है, यानी कि टुमारो 5:30 to 7:30 PM. आई होप दिस थिंग इज क्लियर विद यू गाइस. ओके. ओके. और बाकी आई बिलीव कि आप सभी लोग पिछला कुछ भूले नहीं हो, पुरानी बातें भूले नहीं हो. और हम हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बोलो कोई टेंशन की बात तो नहीं है ना, सब चंगा चल रहा है. गिव मी अ थम्स अप, अ काइंड ऑफ जूम वाला थम्स अप, और इवन यू कैन फ्रेम इट आउट. यस, मलयारंजन ने बोल दिया थम्स अप. ओके. सो हाय टू साकेत, हाय टू जतिन, हाय मिट्टू, कैसा है मिट्टू? ग्रीन कलर ऐसा पीछे वॉल पे दिखाता है, नाम भी याद रहता है मेरे को इसका. हाय टू शौर्या, हाय खुशी, रोशन तिवारी, वेरी वेल नाउ. ओके. एंड यस, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो है अभी ऑन ट्रैक वापस से आ जाएं. तो आज की क्लास भी है, कल की क्लास भी है, और वेडनेसडे अपना ऑन ट्रैक रहता है MWF की वजह से, तो वो तो रहेगा ही रहेगा. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस. आपके पास अलग से एक मेल भी पहुंच जाया करेगा जब भी आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी. ठीक है. चलिए, तो अभी शुरू करते हैं अपनी अपनी आज का जो सेशन अपना वो मैं आपको शुरू करवाती हूँ. तो गाइज, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करी थी. एंड चैप्टर नंबर 1 में द टॉपिक विच आई वाज टेलिंग यू वाज अबाउट द विजन, अबाउट द मिशन. ठीक है. आपको पता है कि विजन और मिशन, विजन टॉक्स अबाउट द फ्यूचर एंड मिशन टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट. आई होप कि आपको रिकॉल हो रहा है, राइट? हाय खुशी. तो विजन,
जो कि हम देखते हैं कि यार व्हाट आई वांट टू बी आफ्टर 10 years, व्हाट आई वांट टू बी आफ्टर 15 years, मैं अपने आप को आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद कहाँ देखना पसंद करूंगी. दैट इज माई विजन. एंड वॉट्स एवर आई एम डूइंग राइट नाउ इज माई मिशन. तो गाइस, आप लोगों का मिशन क्या है? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, व्हाट इज योर मिशन राइट नाउ? व्हाट इज योर मिशन? WIPCA. I want to hear you. Yes. What's your mission? फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो. Yes, Kajal Panwar is absolutely right. Hi to Pranav. Yes, yes. So you want to become a chartered accountant. So you want to clear CA, isn't it? चलिए, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा. मुझे ये बताओ कि जो ये मिशन विजन का काम है, ये 3 लेवल्स में से 3 लेवल्स में से किसका होता होगा? 3 लेवल्स में से किसका होता होगा? मैं इसको टॉप ऑब्लिक कॉर्पोरेट बोल सकती हूँ, इसको मिडिल ऑब्लिक बिजनेस बोल सकती हूँ, इसको ऑपरेशनल ऑब्लिक फंक्शनल बोल सकती हूँ. क्या बात है, मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल दिया सही जवाब. क्या बात है. तो कंपनी का विजन मिशन कौन डिसाइड करता है? कंपनी का टॉप लेवल. ऑब्वियस सी बात है ना. किसी बच्चे को भी बोलो, किसी बच्चे से भी पूछो कि अच्छा, ओ, ये जो लोग हैं ना, ये हमारे लोअर लेवल पे, हाँ, ऑपरेशन लेवल पे, ये डिसाइड करेंगे कंपनी का विजन मिशन. वो आदमी इतना तेज तेज हंस हंस के पागल हो जाएगा ना. कैसी बात कर रहा है भाई, तूने पढ़ ली मैनेजमेंट? मतलब नीचे बैठे लोग अगर कंपनी का विजन मिशन डिसाइड करेंगे तो ऊपर बैठे लोग क्या ही करेंगे, है ना. तो चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली, थोड़ा सा थियोरेटिकली भी हट के बात करें, तब भी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए. चलिए, तो ये जो आरोप लगाया है, ये आरोप, सॉरी, आरोप नहीं, एरो जो लगाया है, ये क्या था? बिल्कुल बेबुनियाद, है ना. तो चलो, अब नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछ. तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ध्यान से सुनना, जो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये अल्टीमेटली, व्हाट आई एम सेइंग, अल्टीमेटली, अल्टीमेटली किस लेवल से काम कराएगा? ये अल्टीमेटली किस लेवल से काम कराएगा? यू हैव एनी आंसर टू दैट? रोशन तिवारी, मजाक मजाक में मैंने बोला था, लोअर को लोअर नहीं बोलने का. लोअर को लोअर बोलोगे तो दिल को दिक्कत होती है. ना 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 ना, तुम ऑपरेशनल बोल लो चलेगा, तुम फंक्शनल बोल लो चलेगा. लोअर को लोअर बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा. देखो, है ना. कोई आदमी है जो गरीब है, और गरीब के मुंह पे पूछो गरीब हो तुम, उसको तब भी अच्छा नहीं लगता. को क्यों वैसे करना, नहीं बोलेंगे, है ना. तो क्या लिखेंगे? ऑपरेशनल या फंक्शनल. हाय शाद, आई एम गुड. चलिए, तो आपने जो मुझे जवाब दिया, बस आगे की जर्नी यहीं से चालू होती है, पता है. तो ये विजन मिशन होता है ना, इसको जो कंपनी होती है ना, जो ये कंपनी के ऐसे यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, ये क्या कहते हैं? सुनो, मैं इसके विजन और मिशन के छोटे 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 टुकड़े कर करके मैं इन सब लोगों को यहाँ पर दे दे देता हूँ. और ये क्या करेंगे? अल्टीमेटली उस ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे? अचीव करेंगे. क्या इतनी बात समझ में आई? जैसे कि टॉप लेवल ने बोला, किसको बोला? ओए सेल्स डिपार्टमेंट, सुन इधर सुन, मैं तेरा ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा हूँ, सुन. मुझे कौन सा डिपार्टमेंट है बेटा चाहिए? सेल्स डिपार्टमेंट. आप ही ने बोला ना कि ये फंक्शनल लेवल होता है, ये कॉर्पोरेट लेवल होता है. तो टॉप लेवल से यहाँ पर बिजनेस हो गए, और यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे. कैसे? फंक्शनल डिपार्टमेंट, है ना. जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये मैंने सेल्स डिपार्टमेंट ले लिया. एक हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, हो सकता है बहुत सारे डिपार्टमेंट. यस और नो? और मैं आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट तो पढ़ा ही चुकी हूँ, तो आई गेस आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी. तो क्या हुआ? टॉप लेवल ने बोला, सुन सेल्स डिपार्टमेंट, ये रहा सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, इसका नाम है शौर्य. शौर्य को बोला, मिस्टर शौर्य, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, just hear me out, you're responsible for 15%, for 15% sales increment as compared to the previous year. Shaurya,
इज दिस थिंग क्लियर टू यू? मुझे आपसे 15% की सेल्स में इंक्रीमेंट चाहिए प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, ये क्या दे दिया? उसको ऑब्जेक्टिव दे दिया। यानी कि जो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ये क्या करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखते हुए, अपने विजन मिशन को देखते हुए, उन चीजों को छोटे छोटे स्लाइस में काट काट के सबको क्या पकड़ा देता है, काम पकड़ा देता है। इतनी बात समझ आई? मैंने बार बार वर्ड इस्तेमाल किया, क्या? ऑब्जेक्टिव। क्या वर्ड इस्तेमाल किया? ऑब्जेक्टिव। क्या आपने इस बात को हियर आउट किया? जब मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ बेटा, तो जो मेरे शब्द है ना, मेरी शब्दावली अगर आप लोग सीख जाएंगे ना, तो आपके आंसर्स काफी हद तक परफेक्ट निकलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो शौर्य को क्या मिला? ऑब्जेक्टिव मिला। यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना किसका काम? शौर्य का काम। शौर्य कहाँ से बिलोंग करता है? सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, जो कि फंक्शनल लेवल पर आता है। हाँ जी कोमल, आपको समझ में आ जाएगा, अभी बेसिक्स ही चल रहे हैं, बिल्कुल। ओके चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट एक लाइन पे। तो नेक्स्ट एक लाइन है वो आज की क्लास का एक बहुत ही बेहतरीन वाला लाइन होने वाला है। अगर आपने ये लाइन सुन लिया तो आपको पूरे इस टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात मेरी सुन लेना, पूरा यूट्यूब खंगाल लेना, पूरा यूट्यूब खंगाल लेना, जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ ना, आपको कहीं पर इसकी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। मैंने भी पढ़ाने से 10 बार पहले 10 बार पहले मैंने कहा भैया देखो तो बच्चों के लिए क्या क्या अवेलेबिलिटी है। पहले मैं नहीं देखती थी, मैं सोचती थी मैं बस अपने धुन में पढ़ाते जाऊं। बट देन आई रियलाइज कि लिटरली जो मैं पढ़ाने के लिए जा रही हूँ, बताने के लिए जा रही हूँ, उसकी क्लैरिटी यूट्यूब पर किसी ने नहीं दे रखी है। चलिए आइए सुनते हैं। आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस। The top management, they gave the task to Shaurya, who was the manager of sales department, to have 15% increment in the sales as compared to previous year, and this became the objective of Shaurya. Now there is one next word, which is goal. अब आती है दिक्कत। दिस इज द नेक्स्ट वर्ड विच इज गोल। होता क्या है कि जब हम लोग नॉर्मली हटकर बात करते हैं, तो हम ये विजन मिशन ऑब्जेक्टिव गोल ये सब ना हम मिक्स एंड मैच करके बस बोल देते हैं। बट व्हेन यू आर रीडिंग द सब्जेक्ट एज अ होल, यू शुड हैव द फुल क्लैरिटी अबाउट द वर्ड यू आर यूजिंग। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टैक्स पढ़ते हैं तो यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जाम्पशन, you know the meaning of the word exemption, then you use it. Similarly, if you are studying strategic management, then you must know what is the difference between these two things. I would like all of you to be attentive over here. ध्यान से मेरी बात सुनना। शौर्य का ऑब्जेक्टिव था 15% सेल्स इंक्रीमेंट इन द प्रीवियस ईयर। अगर मैं इसकी गोल की बात करूं, तो गोल इसका सिंपल सा होगा, टू टेक फॉरवर्ड the sales department to the best possible growth। ये क्या हो गया? इसका गोल हो गया। बोलो हाँ कि ना। अब थोड़ा सा ना, आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट हो भाई साहब, इतने इंटेलिजेंट हो, आप थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान दे दो, तो मेरे दो सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं ना, ये दो सेंटेंसेस से आपको गोल और ऑब्जेक्टिव में ना डिफरेंस क्लियर होगा। गोल इज वेग, गोल इज काइंड ऑफ वेग, वेग यू अंडरस्टैंड, धुंधला धुंधला सा लगे। हाँ इतना तो समझ में आ रहा है कि शौर्य का ऑब्वियसली वो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट को आगे लेके जाएगा, ग्रोथ पर्सपेक्टिव है इसका। ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव इज मोर काइंड ऑफ गिविंग द क्लैरिटी, पूरा पूरा बता रहा है। 15% इंक्रीमेंट चाहिए, किसमें? सेल्स में। वो 15% किससे कंपेयर करा? प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं बेटा, वो मोर प्रिसाइज होते हैं। क्या होते हैं? मोर प्रिसाइज होते हैं, मोर क्लियर होते हैं। क्या होते हैं? मोर क्लियर होते हैं, मोर टाइम वेरिएंट होते हैं। अब देखो क्या लिखा मैंने, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, बोल दिया ना। अब मैं और भी लिख सकती हूँ उसके आगे, आई वांट 15% इंक्रीमेंट विद कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर इन Q3। लो और क्लैरिटी।
जबकि गोल में ये क्लैरिटी नजर नहीं थी, गोल में सिर्फ इतना समझ में आता, शौर्य जी आपका गोल क्या है इस कंपनी में, आपका क्या गोल है इस कंपनी में शौर्य, आई वांट टू टेक दिस डिपार्टमेंट टू द बेस्ट पॉसिबल मैनर आई कैन, आई गिव इट माय बेस्ट, दिस इज अ नॉर्मल गोल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ और आप मुझे जवाब दोगे, दोगे ना? चलो, तो ऑप्शन ऑब्वियसली आपके पास दो हैं, चैट बॉक्स में लिखना है, मैं पोल क्रिएट नहीं कर रही हूँ, देखती हूँ कि आप में से कितने बच्चे जो हैं एक्टिव है। आपको क्या लगता है कि गोल और ऑब्जेक्टिव में से, आपको क्या लगता है कि गोल और ऑब्जेक्टिव में से कौन से वाला, ऑब्जेक्टिव इज ए एंड गोल इज बी, कौन से वाला, आई रिपीट ध्यान से, मेजरेबल होगा, मेजरेबल होगा, मेजरेबल, मेजरेबल, कौन सा वाला मेजरेबल होगा? ये आंसर सिर्फ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा दे सकता है, नहीं बाकी कोई और नहीं दे सकता, आई बेट ऑन इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रणव ऑब्जेक्टिव, मोहित ऑब्जेक्टिव, साकेत बी कैसे लिखा बेटा आपने? मेजरेबल, मेजरेबल का मतलब आप मेजर किसको कर सकते हो? अब आप देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा मेजरेबिलिटी की चांसेस है, यहाँ पर क्या चांसेस है, बस वो बता रहा है कि ग्राफ ऊपर जाना है, राइट? डोंट वेरी शाद, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन आई विल मेक यू लर्न ऑल्सो, ठीक है? चलो क्लियर हो गया, अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, बहुत सारा सही जवाब आया, बस एक बच्चे का गलत जवाब आया। चलो नेक्स्ट, सेम ऑप्शन, अब आप मुझे बताएंगे विच वन इज टाइम फ्रेमेबल, कौन सा टाइम में जो होता है ना, टाइम में बंध के चलता है? बहुत बढ़िया, विच वन इज नेक्स्ट specific in nature, to the point, to the point I should say, which one is to the point? Again the answer is A. So this way even you have learned the characteristics of objective also, isn't it? कि हमारे objectives कैसे होने चाहिए। तो दोनों सुनो ध्यान से, देखो vision is like what you want to become after 5 or 10 years or so. Mission, whatever you are doing it currently, obviously mission should coincide with the vision, obviously बात है। अब आपको तो याद होगा मैंने एक एग्जांपल दिया था, मेरी एक स्टूडेंट थी, वो किसी कंपनी की फाइनेंस मैनेजर बनना चाहती थी, उसका ये विजन था, किसी बड़ी कंपनी की फाइनेंस मैनेजर बनने वाली थी, बनना चाहती थी, याद होगा आपको। एंड फिर उसने उसके बाद मैंने उसको बोला, मैं यार व्हाई यू हैव चूजन सीए, यू कैन गो फॉर सीएफए व्हिच इज अ टोटल फाइनेंस टास्क। तो मिशन और विजन साथ में आना चाहिए, जब साथ में आ गया फिर क्या करेंगे प्रणव, साथ में आने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसको नीचे के डिपार्टमेंट में तोड़ के दे देंगे, भैया लो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम इसको पूरा करो, इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड goals. I hope this thing is clear to you, and even you are going to if you are able to give all the questions answer right, तो इसका मतलब आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मुझसे ये पूछते हैं कि मैम एमसीक्यूज की अलग से बुक दे दीजिए। मैं आपको सीधा बोलती हूँ, कोई दुनिया में कोई बुक ऐसी नहीं है जो आईसीए के एग्जाम को क्वालिफाई करा दे। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस करने का तरीका होता है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ, दिस वे यू विल बी एबल टू क्लियर योर एमसीक्यू सेक्शन ऑल्सो। चलिए आगे चले, चलो तो मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। प्रत्युष मैम सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आया था, सेकंड क्वेश्चन था टाइम फ्रेम, जैसे कि कहाँ पर आप टाइम विद इन टाइम की बात करते हो। अब जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रोथ, यहाँ पर ये कुछ मेंशन नहीं कर रखा ना कि ग्रोथ आपको कितनी चाहिए, कब से कब तक चाहिए। यहाँ पर इसने लिखा कि मुझे ना अपने सेल्स डिपार्टमेंट को 1 साल के अंदर इतना बेहतर बना देना है, नहीं लिखा। वेग चीजें हैं, जब वेग पना होगा तो वो क्या रहेगा, गोल रहेगा, बस। यानी कि नॉर्मल स्टेटमेंट इज गोल, एंड व्हेन इट इज गिविंग यू थिंग्स टू कंपेयर, देयर आर सर्टेन न्यूमेरिकल्स, देयर आर टाइम फ्रेम, दे आर मेजरेबल, दे दोज आर नोन एज ऑब्जेक्टिव्स। ओके, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सारे लड़के खुश हो जाएंगे। लड़के बोलते हैं ना लड़कियों को, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, बताओ। अरे तू शादी तो की, एक बार हाँ तो कर, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा।
हम्म। सही बात है, क्योंकि कितने चांद कितने तारे कब कब तोड़ के लाएगा, समझ रहा है? वो जिंदगी गुजर जाती है, वो तोड़ के लाता ही नहीं है ना? तो बात करनी है हमारे को बिल्कुल क्लैरिटी में। ये विजन, अरे क्या बचपन से ही सोच लेते हो कि किसी लड़की के लिए हमें चांद तारे तोड़ के लेके आना है? जतिन शर्मा ये विजन बता रहे हैं, जतिन शर्मा बताइए। ओहो, हाय हाय, मेरे पेट में दर्द हो गया तुम्हारी बातें सुन सुन के। चलो, ओके। तो टेकिंग द थिंग्स फॉरवर्ड, आई गेस आपको मजा आया होगा पढ़ने में, चीजें क्लियर भी हुई होंगी। एंड नाउ आई एम ओपनिंग द स्टडी मैट हियर विद यू गाइस। सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव विद यू। पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन, देखो क्या बोला उसने। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन translates their vision and mission into goals and objectives. Now this line is very important. क्या बोला मैंने आपको इससे पहले कि विजन और मिशन को ही स्लाइस कर करके क्या बन जाते हैं? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। एज सच ऑब्जेक्टिव्स आर सिनोनिम विद द गोल्स। हाउएवर सम ऑथर्स ने क्या किया, दोनों में डिफरेंस किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलो वापस से चल रहे हैं अपन। ये लो, अब एग्जाम में जब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपने ये जरूर लिख के आना है, क्योंकि आपने इस पे टाइम डिवोट करा टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू, तो बता के आने का ना वहां पर। सुनो, तो विजन और मिशन होता है ना, उसी को ही ट्रांसलेट किया जाता है गोल्स और ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? और वैसे तो लोग जो होते हैं ना, नॉर्मली इन दोनों को सिनोनिम समझ लेते हैं, बट असलियत में काफी ऑथर्स ने इसमें डिफरेंस दिया है। समझ रहे हो? जो पढ़ा है ना उसको जितना छाप के आओगे उतना अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। अब दो चीजें आएंगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा, पहले जब बचपन से बिल्कुल 11th की बात करती हूँ, सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, सबने स्टैट्स पढ़ी होगी। और स्टैट्स के अंदर ना वो जो मीन मोड मीडियम निकालते थे, तब ना वो सीरीज आती थी, है ना? याद होगा, 0 से 5, 5 से 10, कुछ ऐसे सीरीज निकालते थे, फिर फ्रीक्वेंसी होती थी, याद है? फिर आपने सी फाउंडेशन में भी ऐसे कुछ किया होगा। तो जब इसमें जो ये सीरीज आती थी ना, ये सीरीज दो तरीके की होती थी, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, है ना? अब मैं आपको कनेक्ट क्यों करती हूँ बेटा, देखो मेरे पढ़ाने का पैटर्न क्या है कि जब भी आपने कभी कुछ चीज पढ़ी है ना, मैं हमेशा उसे कनेक्ट करूंगी। एंड क्योंकि हमारी कॉमर्स जो होती है वो 11th क्लास से चालू होती है ना, तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं 11th क्लास से आपको चालू करा दूं चीजें, लिंक कराना। तो चलो, अगर मैं कोई चीज बोलूं कि ये क्या है, ओपन एंडेड है, यानी कि ये क्या है, ये खुली हुई है, बोलो हाँ कि ना? और मैं बोलूं कि क्लोज एंडेड है, यानी कि इसमें गुंजाइश की कोई बात नहीं है। समझते हो? कोई भी गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पर गुंजाइश है, यहाँ पर गुंजाइश है। अब अपने दिमाग पर सोचो, अपने दिमाग पर सोचो, और मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जिसमें कि हम स्पेसिफिकली बता देते हैं सब कुछ कि ये ऑब्जेक्टिव ओपन एंडेड होता होगा या क्लोज एंडेड होता होगा? प्रणव ने बोला क्लोज, जतिन ने बोला क्लोज, प्रत्युष ने बोला क्लोज। अरे रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हम, जो आप क्लोज 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 बोल रहे हैं। ओहो ओहो, क्या बात है। पर ठीक है, प्रत्युष कह रहे मैम गोल्स आर ओपन, और ठीक है, बहुत बढ़िया। जतिन कह रहे अरे बेटा देखो, जो सिंगल होता है ना, वो बार बार इसी पे पॉइंट पे लेके जाएगा, क्योंकि हम जो है ना वो ओपन है। समझ रहे हो? हम जो है वो ओपन है। चलो ओके। तो बेटा जी, ऑब्वियस सी बात है, जो ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक होते हैं, टाइम फ्रेम के अनुसार चलते हैं, मेजरेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, अटेनेबल होते हैं। ऐसा कोई नहीं कहता चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, लाइक दैट। तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या बन गए बेटा जी? वो क्या बन गए? क्लोज एंडेड बन गए। यानी कि ओपन एंडेड कौन हुआ? गोल। 99.99% बच्चा ये स्टेटमेंट कि गोल्स आर ओपन एंडेड या फिर ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड, 99.99% बच्चा ये रटता है, रटता है। आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ। आओ अब देखें,
आओ अब देखें। देखो क्या लिखा है, गोल्स आर ओपन एंडेड। अब बताओ, रटने वाली बात करनी है कि सीखने वाली बात करनी है? मैं कहती हूँ 1000 MCQ की बुक डाल देती हूँ, फिर भी अगर जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में मजा है ना, वो 1000 MCQ सॉल्व करने में नहीं है। गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स दैट डिनोट द फ्यूचर स्टेट्स और आउटकम्स, जबकि ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड attributes which are precise and expressed in specific term। डन। अब एक काम करती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, डैश आर मोर प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक इन नेचर एंड आर डैश इन नेचर। बताओ, पहले वाले का आंसर बताओ और दूसरे वाले का आंसर बताओ। ठीक है, पहले वाले का आंसर बच्चा कह रहा है, जतिन शर्मा हैज रेज्ड देयर हैंड। ठीक है जतिन शर्मा, यस ठीक है, पहले वाले का आंसर ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी गुड। एंड दूसरे वाले का आंसर पूजा दास ने दिया है बिल्कुल सही जवाब, क्लोज एंडेड इन, दैट्स द गुड पॉइंट, दैट्स द गुड पॉइंट। सो नाउ कैन यू फ्रेम द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव? बहुत ही इजीली। चलिए अब इसका नेक्स्ट स्टेप आगे फॉरवर्ड करते हैं। मैम क्या बस इतना ही पढ़ना है? हाँ बेटा बस इतना ही पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ना थोड़ा दुखी से हैं आजकल, कहते मैम कितना पढ़े। मैंने कहा टेंशन मत लो, जब आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा तब मैं आपको फुल फुल जितना आपको याद करने के लायक है ना वो मैं आपको मार्क करा दूंगी। वन टाइम बैठेंगे, वन शॉट बैठेंगे, अभी आपको जो अंडरलाइन करना है वो अंडरलाइन करो, जो लिखना है वो लिखो। वन शॉट बैठाऊंगी, वन शॉट अंडरलाइन कराऊंगी। उस दिन कोई अलग से रंग का पेन लेके सेट कर लो, ठीक है? चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन which is a kind of amendment, I want to say again, which is amendment। पहले भी ये क्वेश्चन था, अब भी ये क्वेश्चन है, बट पहले इसके पॉइंटर्स कम थे, अब इसके पॉइंटर्स इंक्रीज हो गए हैं। क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन है बेटा जी, ऑब्जेक्टिव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको तो आते ही हैं, देखो, टाइम फ्रेम, स्पेसिफिक, है ना? ये क्या अचीव कराते हैं? विजन, दे आर मेजरेबल, बोलो हाँ कि ना? एंड यस, अगर आपके मोर देन वन ऑब्जेक्टिव है तो दोनों क्या होने चाहिए? कोरिलेट होने चाहिए ना। ऐसे तो नहीं कि एक इस दिशा में जाए और एक इस दिशा में जाए। बहुत सारे पॉइंटर्स पहले ही आपको आते थे, बोलो यस और नो। इजी सिंपल। चलो मेरे को थम्स अप कर दो फटाफट से। काजल, ये बेटा आपको ड्राइव पे अपलोड हो जाते हैं, रोज क्लास के बाद आपको लिंक आ जाता है। मैं ट्राई करती हूँ सेम डे 12 बजे तक आपको क्लास के साथ में नोट्स के लिंक भी आ जाए आपकी मेल पर। चलिए, अच्छा, तो ये तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जो कि आपको आते थे, बट अब क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है तो हमारे को इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करना पड़ेगा। जहां जहां अमेंडमेंट है मैं उस चीज को नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो मैंने एक निमोनिक बनाया है टू कवर द मैक्सिमम पॉइंट्स। क्या आप तैयार हो उस निमोनिक को लिखने के लिए? चलो शुरू करते हैं निमोनिक। आ जाओ। क्या आप में से कोई इंसान इसकी फुल फॉर्म बता सकता है? बता सकता है क्या कोई इसमें से निमोनिक? अरे रियल लाइफ का निमोनिक रे। अरे जो बैटिंग अच्छी करता है। हाँ ये तो बात सही करी है, जतन ने गोट बोला है, महेंद्र सिंह धोनी।
अब देखो, महेंद्र सिंह धोनी की एमसीएस की टाइमिंग बढ़िया थी। एमसीएस तो पता ही होगा आपको, राइट? आपको पता है कि एक ओरिएंटेशन क्लासेस होती है और उसके बाद जीएमसीएस, जिसको कि आप एमसीएस बोलते हैं अभी। ठीक है, तो निमोनिक क्या है? महेंद्र सिंह धोनी की एमसीएस की टाइमिंग बढ़िया थी। टाइमिंग से तो आपको याद रहने वाला है, बताओ फटाफट से। टाइम फ्रेम फटाफट से बताओ। जतिन कह रहे हैं आई डोंट नो एमसीएस मैम। देखो बेटा, ये वो प्रोग्राम है जहां पर अगर आप सिंगल भी हो तब भी आप मिंगल हो सकते हो। ये वो प्रोग्राम है अगर आपको बोलना नहीं आता फिर भी बड़बोले बन सकते हो। ये वो प्रोग्राम है जब आपको फन करने के लिए आपको खुद से कहा जाता है। ये वो प्रोग्राम है जहाँ पर टीचर्स आपको खुद से बोलते हैं कि बेटा आज वो दिन है कि तुम हमारे सामने बोल सकते हो। ऐसे आपको 15 दिन दिए जाते हैं और उसके बाद में जो सबसे बड़बोला इंसान होता है उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि सबसे बड़बोला था क्लास के अंदर। ओके, बट ऐसी चीजों का जो मजा है ना, वो अब न्यू सिलेबस के अंदर आपको सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स क्वालिफाई करने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, चलो। यस यस प्रत्युष, बट नाउ आई हैव लेफ्ट विद ओसी एंड एमसीएस, नॉट टेकिंग द क्लासेस नाउ, so solely concentrating on the subject right now। हाँ, किसी ने ली है मेरी ओरिएंटेशन? वी आर द लास्ट बैच। प्रत्युष कह रहा है वी आर द लास्ट बैच। मजे ही होते हैं। तो प्रत्युष कैसा लगा कि मतलब जैसे वहां पर एक अलग ही सिनेरियो रहता है कि मैं एक अलग ही फ्रेम में होती हूँ और यहाँ पर मतलब बहुत ही अलग सिनेरियो रहता है कि मतलब मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ यहाँ पर। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग इट? साकेत ऑल्सो, ओके या। कोमल मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ तरुण, या राइट, दैट ब्रांच फरीदाबाद ब्रांच ऑल्सो, राइट राइट। खुशी कह रही है मेरी प्रेजेंटली चल रही है ओरिएंटेशन क्लासेस। तो बेटा ओरिएंटेशन में तो आप पढ़ते नहीं होंगे, चले यहीं पढ़ लेते हैं। आ जाओ बैक टू पवेलियन। इज देयर एनी ऑप्शन टू स्किप इट? लो, एक दुनिया में एक चीज तो अच्छी ढंग की है जहाँ पे कुछ मजे आ सकते हैं, इनको स्किप करना है। बेटा जिंदगी के मजे स्किप करने की बात कर रहे हो तुम तो, कैसे बातें करते हो। मुझे तो खुद इतना मजा आता है ओरिएंटेशन कराती हूँ जब मैं, आया है मजा आ जाता है। बुक्स ही नहीं खुलवानी बच्चों को। चलो, सो बताओ मुझे, आपको क्या लगता है एमएसडी का फुल फॉर्म क्या होगा? एमसीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? चलो फटाफट से बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? एम से मेजरेबल, जैसा आप कहिए। मैं लिख देती हूँ मेजरेबल, और बताइए। एस से स्पेसिफिक, मैं बिल्कुल लिख देती हूँ। अच्छा, और बताइए, और बताइए, जैसा आप कहे मैं वैसा लिख देती हूँ। मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ जो आप लोगों ने नहीं लिखा, मिशन अचीव। ठीक है, आप इसको विजन भी लिख सकते हैं साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस। और बताइए, जैसा आप कहे मैं और लिख देती हूँ। जल्दी बताइए, डी से बताइए। नहीं बता पा रहे हैं? डिसीजन मेकिंग। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो जब आप चीजें देखते हैं तो यू कैन ऑल्सो गो विद द गुड डिसीजन मेकिंग। जैसे कि साकेत को मैंने बोला बेटा आपको क्या करना है, अगले टेस्ट के अंदर इतने नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, ये उसका क्या हो गया, इस टाइम के लिए ऑब्जेक्टिव हो गया, राइट? अब क्या हुआ, अब वो नंबर लेकर नहीं आया। फिर मैंने बोला अब तो ऐसी की तैसी साकेत की अगले टेस्ट में बजा दूंगी क्या था, डिसीजन मेकिंग। तो ऑब्जेक्टिव के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो डी से क्या आया, डिसीजन मेकिंग। क्लियर? देखो कुछ पॉइंट्स आपको आते थे, कुछ पॉइंट्स अपन लेके चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट लेके चलते हैं। सी से चैलेंजिंग। बताओ क्या किसी का ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है
हाँ ठीक है, मुझे खाना खाना है, मैं रात को 8 बजे खाना खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर सुबह उठूंगा। ये कुछ चैलेंजिंग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। सो ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी दे आर करेक्टराइज्ड एज चैलेंजिंग ऑलवेज। आपके लिए, हर किसी के लिए क्या होना चाहिए? चैलेंज की तरह आना चाहिए। चलो अब एक एस आपके लिए, बताओ आपको क्या लगता है एक एस से क्या होगा? बताओ बताओ। सेट विद इन कॉन्स्ट्रेंट्स, ये ध्यान से सुनिएगा, मैं इसकी हिंदी बताऊंगी आपको। सेट विद इन कॉन्स्ट्रेंट्स, आज का जो वर्ड है बेटा, दैट इज सेट विद इन कॉन्स्ट्रेंट। इसको याद करेंगे। मैं हर हर रोज आपको वर्ड सिखाती हूँ ना नए। क्या बोला मैंने? सेट विद इन कॉन्स्ट्रेंट्स। आपने मुहावरा सुना है ऐसा? तेते पाव पसारिए जाती लंबी सोर, यानी कि उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी चद्दर होती है। सिमिलरली वैसे ही ऑब्जेक्टिव बनाइए जो आपकी औकात के अंदर फिट होते हो। सेट विद इन, समझ रहे हो? कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि आपके दायरे के अंदर। ओके। सो तेते पाव पसारिए जाती लंबी सोर। अब या फिर कोई बच्चा अगर लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकता है अपनी औकात अनुसार। तो आज का जो वर्ड है विच इज सेट विद इन कॉन्स्टेंट। तो अब आपके ऑब्जेक्टिव भी कैसे सेट होने चाहिए? आपकी औकात के अनुसार सेट किए जाने चाहिए। अरे नहीं रे, एग्जाम में अपनी औकात अनुसार नहीं लिखना है। अगर आपको इसका दूसरा वर्ड लेना है तो लिमिट वर्ड कर सकते हो, चलो, बट मैं आपको अच्छा वर्ड सिखाना चाहती हूँ ना। अच्छे वर्ड लिखोगे अच्छे नंबर मिलेंगे। सेट विद इन कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट का मतलब लिमिट, यानी अपनी औकात अनुसार। और टी से तो सिंपल ही है, टाइमिंग यानी टाइम फ्रेम। तो बताओ कितने वर्ड याद हो गए आपको? 3 और 3 6 और एक 7, 7 पॉइंटर्स आपको याद हो गए हैं। एक बारी आंखें बंद करेंगे, इस निमोनिक को दोहराएंगे मेरे साथ। चलिए, एमएसडी की एमसीएस की टाइमिंग बढ़िया थी। एम से मेजरेबल, एस से स्पेसिफिक। आंखें बंद करेंगे जिन्होंने कर लिया है, जो लिख रहे हैं कोई बात नहीं। डी से डिसीजन मेकिंग। फिर एम से मिशन की अचीवमेंट होती है। ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट किसके थ्रू? सॉरी, मिशन की अचीवमेंट होती है ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। सी से चैलेंजिंग होते हैं एंड एस से सेट विद इन कॉन्स्टेंट्स, यानी कि अपनी औकात अनुसार। एमएसडी एमसीएस से कैसे कनेक्टेड है? अरे मैंने ऐसे ही मजाक में बना दिया कि, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी की बॉलिंग की, वो बैटिंग की टाइमिंग बढ़िया थी, बैटिंग की टाइमिंग बढ़िया थी। फिर तुरंत ही एक एमसीएस वाले बच्चे का फोन आया तो बस मैंने निमोनिक बना डाला। अब तुम्हें भी याद रहेगा, महेंद्र सिंह धोनी की एमसीएस की टाइमिंग बढ़िया थी। और टाइमिंग जो है ना, देखो ऑब्जेक्टिव के अंदर टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज एब्सेंट इन गोल्स, इजंट इट? तो आपको याद रहेगा कि ये ऑब्जेक्टिव का निमोनिक था। ओके, चलो, तो क्लियर हो गया। वापस चले अपनी बुक के अंदर, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, तो यहाँ पर आ गया मिशन, डिसीजन मेकिंग, स्पेसिफिक, टाइम फ्रेम, मेजरेबल, चैलेंजिंग, उसके बाद में सेट विद इन कॉन्स्ट्रेंट्स। सिंपल। अब उसके आगे पीछे अगर मैं आपको बोलूं तो आप क्या कंटेंट लिख नहीं सकते? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं आपको थोड़ा सा फ्रेमिंग सिखाऊं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हाउ यू आर गोइंग टू फ्रेम द आंसर्स। ध्यान से सुनेंगे। क्या, सबसे पहले, क्या आपको ऑब्जेक्टिव का मीनिंग आता है? यस मैम, मीनिंग आता है। तो क्या आप दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है। आप उसमें क्या क्या मेंशन करेंगे कि वो क्या होते हैं? क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स हैं, क्लोज एंडेड नेचर के होते हैं। इजी भाषा में क्लोज एंडेड वर्ड इंपॉर्टेंट है, एट्रीब्यूट वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट। दे आर मोर स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज इन नेचर। या आपने इसको पैराग्राफ बना दिया। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? आपने एक और चीज याद करी थी क्या?
भैया गोल और ऑब्जेक्टिव ये क्या है, दो सिनोनिम हैं। बट कई लोग तो इनको सेम मानते हैं, जबकि कई ऑथर्स ने अलग अलग इसके ऊपर अपने विचार रखे कि नहीं इसमें डिफरेंस भी है। वो स्टेटमेंट आपने फ्रेम किया, ये स्टेटमेंट ना आपके आंसर को दूसरों के आंसर से अलग बनाएगा कि हाँ इसको आता है, हाँ इसको पता है, रट के आंसर नहीं लिख रहा है। ये लाइन लिखने के बाद में फिर आप लिखोगे द फॉलोइंग आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद फिर आपने क्या निमोनिक जो आपको याद करा है, एमएसडी की, एमसीएस की टाइमिंग बढ़िया थी, खत्म। आप बताओ कौन इंसान ऐसा है जो नंबर काट लेगा, ऐसी की तैसी काट के दिखा दे। डन 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 डन। चलिए जब डन 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 हो जाता है ना तो ऐसे चैट बॉक्स में डी 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 लिख के भेज दे सके, डन डना डन डन। ओके चलो। अब गाड़ी यही नहीं रुकती, अब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती, आगे बढ़ती, आगे बढ़ती। अब आगे क्या बढ़ती, पता आगे क्या बढ़ती, कहता सुन। अब जो ये ऑब्जेक्टिव थे ना, मैंने कहा हाँ, क्या ये खत्म नहीं हुआ टॉपिक, नहीं बेटा नहीं, बस थोड़ी सी बात और। ये ऑब्जेक्टिव भी दो टाइप के हैं। अरे भगवान, हम अपना दिमाग काहे खराब कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो बेटा यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगेन अमेंडमेंट, नॉट इन द प्रीवियस लेक्चर, इन द प्रीवियस कोर्स, अगेन अमेंडमेंट। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। ऑब्जेक्टिव्स को दो टाइप में कैटेगराइज किया गया, याद करना बेहद आसान। एक मैं बता देती हूँ, बाकी दूसरा तुम गैस करना, ठीक है, करोगे। एक है बेटा लॉन्ग टर्म, चलो दूसरा तुम गैस कर लो, करो करो। अरे वाह क्या बात है, रोशन तिवारी नाम रोशन करेगा अपना भी और मेरा भी, क्या बात है। एक है लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म। यानी कि सुनना, अब जो मैं आगे करवाने जा रही हूँ इससे आपको आगे तकलीफ नहीं आएगी। टर्म यानी, टर्म यानी टेन्योर, टेन्योर यानी टाइम पीरियड, समझ रहे हो मेरी बात। बस अगर कोई चीज मैं आपको बोलूं, सुनो, नेक्स्ट 3 डेज में मुझे सेल्स 15% इंक्रीज चाहिए, ठीक है, फ्रॉम लाइक कंपेयर टू टुडे। और यहां पर मैं लिखती हूँ मुझे नेक्स्ट, मैं अब लॉन्ग टर्म की बात करूंगी, मुझे नेक्स्ट 3 इयर्स में सेल्स 15% इंक्रीज चाहिए फ्रॉम टुडे। वर्डिक्ट में क्या डिफरेंस आया, देख रहे हो, बस इतुज तो है, इतुज तो है। अच्छा एक बात तो बताओ, करंट असेट्स एक शॉर्ट टर्म होता है कि नहीं होता है। हाँ मैम कैसी बातें कर रहे हो, बस वो जो साल भर वाला कीड़ा है ना जो अकाउंट्स में लगाते हो, वही यहाँ लगा देना। साल भर से कम हुआ ना शॉर्ट टर्म गाड़ देना, साल भर से ऊपर हुआ लॉन्ग टर्म गाड़ देना, खत्म। इजी सिंपल। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी खत्म। बताओ इसमें कौन सी बड़ी बात थी। चलो एक बात बताती हूँ, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म ये है बेटा हमारा राजा बेटा। राजा बेटा वापस लौट आया। राजा बेटा कहता मुझे ना आप ना एक दो बारी ना एग्जाम्पल से दे दो, जो ये लॉन्ग टर्म वाले होते हैं ना, लॉन्ग टर्म में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। हमने कहा कोई भी ऑब्जेक्टिव, अभी हमने सेल्स का लिया, ले हम प्रॉफिट का ले लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल में मेरा प्रॉफिट 4 गुना 5 गुना हो जाए, ले प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए। हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी के, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि भैया जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है ना वो 5 गुना बढ़ जाए। अरे कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये चीज जो है वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट हो सकती है, नहीं हो सकती। मैंने कहा मैं चाहता हूँ मेरा प्रोडक्शन का जो लेवल है ना वो 5 टाइम्स बढ़ जाए, ब्ला ब्ला, तो प्रोडक्टिविटी पर बेस्ड भी मेरा लॉन्ग टर्म हो सकता है, बोलो हाँ कि ना। अच्छा एक और चीज, आपको पता है कि आपने ना अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, देखते हैं कितने बच्चे ऐसी आंख नाक कान खोल के सुन रहे हैं मेरी बात। इसॉप्स सुना है, इसॉप्स सुना है, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ओहो, प्रत्युष का मन तो कर रहा है बोलने का, बट बेचारा लाइब्रेरी में बैठा है, तो कह रहा है मैडम बस आप मेरी ना, जैसे फोन वाइब्रेट पे होता है ना तो सुन लिया करो मुझे, बस ऐसे ही मैं वाइब्रेट पे चल रहा होता हूँ,
है ना? हाँ, अच्छा, ओके। तो जो ये इसॉप्स का मामला सा है, क्या कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? क्या कोई ट्राई कर सकता है? मतलब चलो प्रत्युष तो लाइब्रेरी में है। वुड एनीवन लाइक टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड द मीनिंग ऑफ इसॉप्स? क्या है ये इसॉप? किस जड़ की बीमारी, क्या है ये? ओहो, एनीवन? अरे चैट बॉक्स छोड़ो, मैंने तुम लोगों को वो कर दिया, अनम्यूट कर दिया। बताओ। अच्छा ठीक है, ओके। कंपनीज को लेस देन फेस वैल्यू पे, ओके। अरे ये बताओ ना किसको दिया जाता है इस शॉप का? ई बताओ ना किसको है वो? ई स्टैंड्स फॉर कंपनी के एम्प्लॉय को। जे बात, तरुण ने दिया है आंसर, जे बात, एम्प्लॉयज को। तो बेटा आप कंपनी के, आपके ऑब्जेक्टिव ये भी तो हो सकता है। क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? कि मुझे उनसे पहले काम कराना है 3 साल तक, और फिर उसके बाद में उनको क्या दे रहा हूँ? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दे रहा हूँ। 3 साल के बाद में वो मेरा प्लान एग्जीक्यूट कर लेंगे। ऑप्शन होता है ना 3 साल के बाद खरीदने का। यू अंडरस्टैंडिंग? जिस बच्चे ने अकाउंट्स पढ़ी है ना उसको समझ में आएगा कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कि इस प्लान में क्या होता है, हम पता है एम्प्लॉय को क्या कहते हैं? एम्प्लॉय को कहते हैं सुन, तो एक काम कर, तू हमारे यहाँ पे ना 3 साल तक काम कर, कमिटमेंट आ गई, कमिटमेंट। ठीक है, उसके बाद 3 साल के बाद हम तुझे ये ऑप्शन देंगे, तो तू हमारी कंपनी के शेयर्स फेस वैल्यू से कम प्राइस पर खरीद सके। ये भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है रे। अब मैंने यहाँ पर किससे रिलेट किया? अकाउंट से रिलेट किया। तो बेटा टाइम टू टाइम अगेन आई एम स्पीकिंग, मैं हर चीज से रिलेट करती रहूंगी। तो इसका मतलब एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयज के साथ में एम्प्लॉय का डेवलपमेंट लगा लो, एम्प्लॉय का रिलेशंस लगा लो, वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ भी ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? डन? अच्छा सुनो, अब एक बच्चा कहता नहीं नहीं मैम, ये तो कंपनी का विजन हुआ ना कि 3 साल के बाद में वो कंपनी जो है वो ये काम करेगी। अरे घोचू, मतलब कंपनी का विजन एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शन देना हो सकता है क्या? वाह वाह, अरे घोचू, कंपनी का विजन कंपनी के लिए होगा कि कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए होगा, ये बताओ। ऐसा घोचू वाला दिमाग में आता है आंसर। हम आपको कैसे पता कि हमारे दिमाग में क्या आ रहा था? मैं कहा नहीं मुझे पता है। दिस इज वॉट आई कॉल इट एज एन एक्सपीरियंस। चलो, सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई, क्लियर हुई है। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स है किसके अंदर आ गए? आपके लॉन्ग टर्म में आ गए, जब आप बहुत ईयरली फैक्टर से क्या करोगे? बात करोगे। ठीक है, चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखते हैं कि आपके पास कितना दिमाग है। ये आपके दिमाग की टेस्टिंग है। ठीक है, बच्चा कह रहा है मैम दिमाग तो हम घर रख के आते हैं। तो बेटा तुम अभी घर पे बैठ के तो पढ़ रहे हो, चलो पढ़ लो, बताओ आंसर। अच्छा एक बात बताओ, हमने कहा कि हमारे को अपनी सेल्स या प्रॉफिट्स वॉट एवर द सिनारियो इज, कि हमें जो है इसको 15% बढ़ाना है इन द नेक्स्ट 3 years। से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ 15% पर एनम बढ़ाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और मैंने इसको प्रिसाइज कर दिया आपको थोड़ा इजी हो जाए। अब मैं कहती हूँ ग्राफ वाइज, दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। मैम आप अकाउंट्स पढ़ाते हुए लग रहे हो ना मेरा मुन्ना ना, ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाना चाहती हूँ। ये एस्पेक्ट होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब ये था व्हाट आई वाज हैविंग इन माय माइंड, यानी कि ये क्या है? एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अब मुझे बताओ शॉर्टर टर्म में ये अगर मान लो एग्जाम्पल ये सिर्फ 5% पहुंचा, और उसके बाद ये जो है बेटा ये -10% हो गया, फिर ये -20% हो गया, मुझे ये बताओ कि जो ये चल रहा है, हमने ईयर 1 में 5% इंक्रीमेंट लिया, जबकि कितना लेना चाहिए था? 15% लेना चाहिए था। ईयर 2 में तो मैं नेगेटिव में पहुंच गई, और ईयर 3 में तो मैं और नेगेटिव में पहुंच गई। ये जो बेसिकली ये हुआ है एट लास्ट, जो मुझे रिजल्ट देखने को मिला है, ये रिजल्ट मेरे को धीरे धीरे करके देखने को मिला है ना, कि हाँ मैं कम थी और मैं और कम होती चली गई, और मैं और कम होती चली गई। यानी कि इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव का आपस में एक बंधन है। क्या बंधन है? अगर मेरा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं
होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी साथ में क्या होने चाहिए, पैरेलली जाने चाहिए, कुछ हद तक तो जाने चाहिए। अब इधर देखो, यहाँ पर ईयर 2 में 15% की इंक्रीमेंट लेके सोच रहे हुए हम, और यहाँ पर हमने सिर्फ, यहाँ पर हमने उल्टा 10% की डिक्रीमेंट ले ली। बताओ ये जायज है? बताओ ये जायज है? ये तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था ना, टू अचीव दिस 15%, इजंट इट राइट? तो द पॉइंट इज कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपका लॉन्ग टर्म और आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए रोशन, को इंसाइड करना चाहिए, को रिलेट करना चाहिए। इजी, सिंपल। चलो, बस ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। पढ़वा दो एक बारी। एग्जाम के लिए ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट जो हमने इसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ये वाले पॉइंटर्स जो पढ़े, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, बिल्कुल सही बात है प्रत्युष, सही पकड़े हैं। चलो, एक बार रीड करा देती हूँ। देखो, बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? यानी कि ऑब्जेक्टिव्स के अंदर दोनों तरीके के आते हैं। जब कंपनी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करती है तो वो बात करती है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की, यानी ये वाला। और जब बात करती है करंट टाइम की या कुछ नियर बाय टाइम की, तो वो होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। अब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यानी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी, जो कि देखी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, जो कि मैंने आपको बताई थी, एम्प्लॉय के साथ एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड रिलेशंस इन द फॉर्म ऑफ एसॉप्स, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप ऑल्सो, जैसे कि एप्पल बोल सकता है, कोई टेक्नोलॉजी में इंक्रीमेंट बोल सकता है, राइट? वेर एज शॉर्ट टर्म में आ जाओ, देखो, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स performs are on the are ongoing. For instance, if the company has ongoing objective of 15% growth every year and is currently achieving the objective, then the company's long range and short range objective for increasing the profits should coincide. इज दैट क्लियर? यानी कि बेसिकली यहाँ पर जो टाइम फ्रेम दिया है उसने 2 to 5 years दे दिया है, बट हम उसको 1 year के बाद ही मान के चलते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म होता है दैट इज काइंड ऑफ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है दैट आर नोन एज द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स इन नेचर, एंड दे बोथ शुड कोइंसाइड इन नेचर। अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो कोई भी चीज अचीव नहीं होगी। देयरफॉर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सर्व एज अ स्टेप्स टुवर्ड्स अचीविंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर लिखो MCQ डैश डैश डैश, यहाँ पर डैश आ सकता है, सर्व एज अ स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। यानी कि आपने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पूरा किया तो आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो, लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ रहे हो। इज दैट क्लियर? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बिना शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा? नहीं। जैसे एग्जाम्पल अब आपने अपने लिए बनाया कि मुझे नेक्स्ट 3 days में ना ये वाला चैप्टर जो है फिनिश कर देना है लर्न करके, ये क्या है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, एंड दिस विल हेल्प यू क्लियर योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। इजी। चलिए, मार्किंग का टेंशन नहीं लेना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, बस खत्म। अरे मैम खत्म कर दिया मैम, और बता दो? नहीं बेटा, अगर मैं और खींचती अब तो आपको लगता कि बस आज मैडम गोल ऑब्जेक्टिव करने आई हैं और मैडम को बास्केटबॉल खेलनी बहुत पसंद है, इतने गोल करे मैडम ने आज। तो बाय द वे मुझे बास्केटबॉल लिटरली बहुत पसंद है। किसी और को भी है? रोशन को भी है, प्रत्युष को भी है, अमन को भी है। अमन को तो ना व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का ज्यादा है क्रेज बास्केटबॉल से ज्यादा, बट मैंने बताया था शायद ये हो ना पाएगा। चलो, स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। हाँ, अरे पेग की बात कर रहा है क्या ये? 30 ml से लार्ज बन जाता है। हेलो, मैं समझ गई, मैं सब समझती हूँ। मैं
कहने के लिए मेरी हाइट वाइट मतलब मैं लॉन्ग बन गई हूँ एज वाइज वैसे, बट दिल से तो मैं बिल्कुल बच्ची हूँ। मैम हाँ, मैं बिल्कुल प्रो हूँ बेटा। तुम्हारे साथ देखो, जिसके साथ इंसान रहता है ना, उसकी भाषा सीखने लग जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो मैं सबकी भाषा समझ जाती हूँ। हाँ, बट ये होता है कि मुझे कब क्या बोलना है वो मेरे को पता होता है कि हाँ, यूट्यूब पे मैं इतना खुल के नहीं बोलती, तुमको भी पता है। खुलती हूँ बट इतना खुल के नहीं बोलती। हाँ। अरे बास्केटबॉल, अरे बहुत अवार्ड्स जीते हैं भाई मैंने बास्केटबॉल। वाह, पुरानी यादें ऐसा ताज़ा हो गई। चलो ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं, अब एक टॉपिक आपको कराती हूँ। गोल्स ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेश टॉपिक है बेटा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्या टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों? स्ट्रेटेजिक इंटेंट। इंटेंट का मतलब क्या होता है? अरे अनम्यूट करके बोल सकते हो बच्चों। तो मैंने ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया। वो स्टार्टिंग में अमन ने कहा ना व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, तो फिर सर ने पीछे से बैक से बंद कर दिया। मैंने खुलवा दिया अभी। चलो अमन ही बताएगा। अमन तुम्हें क्या लगता है इंटेंशन का मतलब क्या है? अमन कह रहा है मैम मेरा खुद का इंटेंशन खराब था। देखो, इंटेंट यानी इंटेंशन, ध्यान से मेरी बात सुनो। इंटेंट यानी इंटेंशन, ठीक है। इंटेंशन तो आपको सबको समझ में आता है कि आप क्या चीज समझते हो, क्या चीज देखते हो। स्ट्रेटेजिक इंटेंशन, ठीक है। अब देखो, जो लोग टॉप लेवल पर बैठे हैं उनका क्या इंटेंट हो सकता है? भैया हमें क्या, हमारा क्या इंटेंट, हमको तो भैया कंपनी का विजन और मिशन बनाने के लिए बुलवाया, भैया हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो कंपनी का विजन विजन बनाने के लिए आए हैं। हमारा तो यही इंटेंट है कि कंपनी अपना विजन मिशन क्या करे, मेरे जीते जी इस विजन मिशन को पूरा करे, हमारा तो यही इंटेंट है बस। ये क्या हुआ? टॉप लेवल मैनेजमेंट का इंटेंट। सिंपल। अच्छा, अदर लेवल्स, जो बातें विजन मिशन में हमने स्लाइस अप करके दे दी, स्लाइस करके दे दी इन द फॉर्म ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, उनको क्या करना है? पूरा करना है। जो बातें ऊपर से आएंगी हमें तो वो फॉलो करना है, जो ऊपर वाला कह दे हम तो वही अचीव कर लेंगे। शौर्य कह रहा है मेरे तो जो ऑब्जेक्टिव आप सेट करो मैं तो 15% लेके खुश हूँ, मैं तो वो करने को तैयार हूँ। यानी कि देर इज अ इंटेंट बिहाइंड एवरी वंस अपॉइंटमेंट, बिहाइंड एवरी डिपार्टमेंट, एवरीबडी, एवरी बिजनेस, हर चीज के पीछे क्या है? इंटेंट है। टॉप मैनेजमेंट का क्या इंटेंट है? विजन एंड मिशन। और अदर लेवल का क्या इंटेंट है? टू कवर अप विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अग्री करते हो? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि ना, जब कंपनी ना विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स इन सब की बात कर रही थी ना, तो कंपनी ने देखा कि यार मतलब इंसान ना, पता है क्या करता है, कंपनीज क्या करती हैं, अपना बस विजन मिशन सोचा नहीं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू बिकम दिस। बट कहीं ना कहीं जो एक वैल्यूज थी ना, वैल्यूज, वो मिस्ड आउट होती नजर आई, है ना। कि यार आपका एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है पॉलीथीन्स पर टाइम टू टाइम बैन लगता रहा, आप भी जानते हो, विच इज नॉट गुड। किसी इंसान ने, किसी कंपनी ने, आई शुड से, अगर उसका विजन ही कुछ ऐसा रखा था विद रिस्पेक्ट टू द पॉलीथीन, तो क्या करे? गलत है ना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं हुआ। अब अगर एक गाड़ी है, आजकल आपको पता है ईवी, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल जो होते हैं, जो बैटरी से चलते हैं, उनका जमाना आ चुका है, आ चुका है। अब अगर कोई कंपनी बोले कि मैं विजन देखता हूँ कि मैं आज के 10 साल के बाद में एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो जो फूक से चलती होगी भैया, हवा से चलती है, बताओ। अरे मतलब उसका विजन है। मैं सिंपल से एक बात बोलूं, कम से कम इसमें पेट्रोल तो नहीं फूक रहा, कुछ चीज तो नहीं खराब हो रही। द पॉइंट हियर इज कि आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहना है, लोग फ्रेंडली रहना है। आपको पता है कि लेडीज जो होती है वो लिपस्टिक्स यूज करती हैं, पता है। एंड लिपस्टिक्स के अंदर ना एक तरीके का गाय होती है या सुअर होता है, इवन पहले सुअर, अब बीच में गाय आ गई थी, जो गाय का मांस होता है ना, उससे लिपस्टिक्स बनाई जाती थी, ठीक है। एंड मैं आपको अपना कुछ बताती हूँ, आई एम अ जैन, ठीक है, मैं जैन हूँ। एंड हमारे यहाँ पे ना
जो लेडीज होती हैं वो उनको लिपस्टिक लगाना अलाउड नहीं है। इवन अगर हम टेम्पल पे जा रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं अलाउड है। ठीक है। नाउ एक कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके पीछे। क्या कॉन्सेप्ट था कि वो जो लिपस्टिक थी वो किससे बन रही थी? वो गाय के मांस से बन रही थी, सुअर के मांस से बन रही थी। उसमें एक इंग्रेडिएंट यूज हो रहा था इन द लिपस्टिक्स। ठीक है। तो फिर पुराने जमाने में बंद कर दिया। आपको तो पता है हमारे जैनियों में तो हम लोग लहसुन प्याज को लेके और मतलब सुअर और गाय की के मांस की तो बात बहुत दूर की है। तो इसीलिए लिपस्टिक को मना किया जाता था। जबकि जबकि शादी के बाद लिपस्टिक को वन ऑफ द सुहाग का पॉइंट माना जाता है इन द कल्चर। कि हाँ भाई इस औरत ने लिपस्टिक लगा रखी, शादी के बाद इसको लिपस्टिक लगानी है भाई लाल रंग की। बट हमारे जैनियों में ये चीज नहीं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, लिपस्टिक्स के मैं आपको ट्रांसमिशन दिखा रही हूँ। फिर लिपस्टिक्स के अंदर ये कंटेंट कम होता गया। जो ये मांस वाला बात थी, गाय भैंस सॉरी गाय और सुअर वाली, ये कम हो गई। लेड का कंटेंट बढ़ गया। जो लेड होता है ना, लेड जो पेंसिल में हम यूज करते हैं, तो लेड एक केमिकल होता है। तो लेड जो है वो इंटेंट आने लग गया। क्योंकि अगर आप देखो तो पेंसिल भी जब होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेंसिल, तो इस पेंसिल के अंदर भी एक लेड होती है ना। और इसको स्ट्रेट रखने के लिए वो लेड बड़ा काम आता है, राइट। तो सिमिलरली कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर लिपस्टिक के अंदर लेड का कंटेंट बनने लग गया। बट लेड अगेन इज अ वेरी हार्मफुल कंटेंट फॉर अ पर्सन, फॉर अ ह्यूमन इट इज वेरी हार्मफुल। तो अब जो है ना, जो मैं यूज करती हूँ दैट इज अ वीगन लिपस्टिक। तो मैं आपको बता देती हूँ, वीगन लिपस्टिक्स आती हैं आप, विच इज लाइक एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्सो, वीगन है, ह्यूमन फ्रेंडली आई शुड से। तो अब आप देख रहे हो ओरिजिन कैसे चेंज होता गया। अब अगर कोई लिपस्टिक के ब्रांड ने अपने आप को सोचा होगा तो अब तो वीगन लिपस्टिक्स का जमाना आ गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो चीज अब लोग जो होते हैं ना वो मिस आउट कर जाते हैं चीजों को। बट जो नेचर होता है, बट जो बाकी सोसाइटी होती है ना, वो कभी मिस आउट नहीं करती है। वो चाहती है कि लोग वैल्यूएबल रहें फॉर दी कंपनी, है ना। मैं आपको एक बात और मैं आपसे एक बात और रिलेट करना चाहूंगी, बिकॉज इस जिस टाइम पे अभी आप मेरे पास बैठे हैं ना, वो टाइम बहुत ज़्यादा सुनहरा है। मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। अब आप मुझे बताइए, आप सीए कोचिंग में हैं, ठीक है, आप कोचिंग कर रहे हैं, है ना। ठीक है। मैं आपसे एक चीज़ ये बोलती हूँ कि सीए कोचिंग भी एट लास्ट एक बिजनेस ही बन चुका है। बोलो हाँ कि ना। किसी ने किसी ने ये तो विजन सोचा होगा ना कि आज से 10 साल बाद वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को कहाँ देखना चाहता है। सोचा तो होगा। अब अगर इस सोच के कारण किसी किसी को अगर कुचला जा रहा है तो क्या वो सही होगा? क्या अगर मैं एक बात बोलती हूँ, जब आपको पता है कि आईसीएआई का एग्जाम है, आईसीएआई का एग्जाम है, आईसीए का मैथ इंपॉर्टेंट है, और फिर भी लोग बोले कि नहीं हम तो इतने दुनिया भर के स्ट्रेटेजिस्ट है, नॉलेज मेरे पास भी है, बट आपने देखा हाउ मच आई एम कंसर्न विद द स्टडी मटेरियल, हाउ मच, राइट, फ्रॉम डे वन। तो अगर मैं ये बोलूं कि नहीं मुझे बस पैसा छापना है, सुनो मेरे कोचिंग का 10,000, उसके बाद मेरी बुक का 3,000, फिर मेरा इसका 20,000 15,000, ये मुझे एक बच्चे से मेरे इस सब्जेक्ट का इतना तो आना ही चाहिए, तभी तो मैं मेरे विजन को अचीव कर पाऊंगी। बट अगर जो इसमें बच्चे जो हैं कुचले जा रहे हैं तो क्या वो सही है? नहीं। अगर कोई बच्चा आप लोगों से रिलेट करता हुआ एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा यहाँ पर जो कि बहुत होता आया, मई 24 का एग्जाम लिखना चाहता है, और उसको ओल्ड सिलेबस की क्लासेस दे दी जाएं, प्लस फिर उसको बोले कि आपको अमेंडमेंट हम अलग से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। तो आप समझ गए ना क्या हुआ आपके साथ। इस विजन को पूरा करने के लिए बच्चे के टाइम को दांव पे लगाया गया। पहले बच्चा पूरा ओल्ड सिलेबस पढ़े, फिर बच्चा पूरी अमेंडमेंट पढ़े। अग्री करते हो? आप सभी लोग तो अग्री करोगे करोगे क्योंकि ये आपके साथ होता आया है। तो द पॉइंट इज कि मैंने बहुत सारी बुक्स देखी, मान लो अब बुक्स पहुंचा दी भैया, ओल्ड सिलेबस की बुक्स पहुंचा दी, कहते अमेंडमेंट की ना आपको ना 2 पेज की पीडीएफ भिजवा देंगे, हो जाएगा आपका अमेंडमेंट। अरे अमेंडेड बुक्स ही क्यों नहीं बच्चों को दे देते? बात समझ में आई? तो क्या होता था, विजन को पूरा करने के चक्कर में लोग वैल्यूज भूल जाया करते थे।
तो इसीलिए इंटेंट में इस बात को शामिल किया गया कि जो ये आप भूल चुके हो ना वैल्यूज, इनको वापस याद करो। देयरफॉर स्ट्रेटेजिक इंटेंशन के अंदर वैल्यूज को हम एक हिस्सा देंगे, यानी कि इवन इतना बड़ा हिस्सा देंगे कि ये इतना बड़ा हिस्सा होगा कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कंपनी का विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, तो ये उससे भी बड़ा होगा। ये वैल्यूज का रीजन ये होगा, ये वाला रीजन होगा, ये उससे भी बड़ा माना जाएगा, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे थे, लोगों के साथ मेंटली जो है वो बहुत सब चीज़ें हो रही थी। आपने देखा होगा एक बार एक बंदे ने अभी केस किया था किसी बिस्किट कंपनी के ऊपर, उसके बिस्किट के ऊपर लिखा हुआ था कुछ कि 140 ग्राम्स आएंगे और उसके बिस्किट के पैकेट में 125 ग्राम मिला। उसने जाके बाजार से 10 पैकेट खरीद के लाया जस्ट टू प्रूव इट कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। फिर अपने मोहल्ले के अलावा दूसरे मोहल्ले के भी बिस्किट के पैकेट लगा के आया कि भाई सबकी सप्लाई सेम आती है। और फिर उसने कोर्ट केस फाइल करा कि अगर ऐसे कंपनी कर रही है 140 ग्राम की जगह 125 ग्राम दे रही है, तो वो हर पैकेट पे कितना कम ग्राम दे रही है और उससे कितना भी ज्यादा पैसा कमा रही है, वो बेबुनियाद पैसा है। और इसका मतलब जो आपने लिफाफे सॉरी जो आपने आपके पैकेट पे लिखा है वो गलत है, आप अपने कस्टमर्स को फूल कर रहे हो। और इसीलिए कोर्ट केस उस इंसान ने जीता भी, जीता ये कोर्ट केस, ठीक है। तो द पॉइंट इज, फिर मीम्स बनने चालू हुए थे कि सुनो अरे हम तो मैरीगोल्ड का बिस्किट खा रहे थे, चाय में डुबो डुबो के आधा बिस्किट चाय में रह गया, तो कंपनी ने तो हमें आधा बिस्किट दिया ही नहीं। बहुत मीम्स बने थे इसके ऊपर, ये केस स्टडी काफी काफी ग्रूम अप करी थी। तो द पॉइंट इज, आई होप यू अंडरस्टैंड द देयर इज अ hype which is being created for the achievement of vision mission, but it has to be achieved taking all the values all together, यानी कि किसी के साथ injustice नहीं होना चाहिए। बराबर है, समझ में आया? चलो अच्छा, अब मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछती हूँ। आपने डिस्पाइट आपके पास बहुत सारी चीज़ें थी, आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स थे सीए कोचिंग में, मैं अगर मेरे सब्जेक्ट की ही बात करूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ही बात कर लेते हैं, बहुत सारे फैकल्टीज हैं, राइट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरा डेमो लेक्चर देखने के बाद परचेज करा है, मेरी क्लासेस डेमो क्लास देखने के बाद परचेज करी हैं, ठीक है। तो जब मैंने आपको 4 डेमो क्लासेस अप्रॉक्स फ्री दी, मैंने आपको यूट्यूब पे 4 डेमो क्लासेस ली, तो आपने क्या चीज देखी कि उन डेमो लेक्चर्स के साथ में क्या हो रहा है? भाई डेमो लेक्चर तो आजकल सभी दे रहे हैं, फिर आपने मेरा डेमो लेक्चर देखा, आपको क्या लगा कि आपको मेरे से क्यों परचेस करना है? कैन आई हैव द रियल आंसर्स फ्रॉम यू? रोशन कह रहा है कि मैंने 2 क्लासेस देकर परचेस किया। मैं रीजन पूछ रही हूँ कि क्यों परचेस किया। जस्ट द क्वालिटी कंटेंट, ओके प्रत्युष। वैल्यू की कंटेंट, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं वर्ड लिखने जा रही हूँ। आपने डेमो लेक्चर जब देखा होगा ना, तो आपको पता है एक वाइब आई होगी। हाँ, ये जो वाइब होती है ना, वाइब, इसको हम बोलते हैं रेजोनेशन। क्या बोलते हैं? रेजोनेशन। क्या बोलते हैं? रेजोनेशन। मतलब कि आपको लगा होगा ना कि हाँ यार, मतलब वी व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, मैम तो वही दिलवारी दे रही है हमें। व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, मैम हमें वही दे रही हैं। दैट इज रेजोनेशन। आपको मेरा टीचिंग पैटर्न लगा होगा यार मैम हमारे टाइप्स की हैं, अब हम जो चाह रहे हैं मैम वैसे हमें करा रही हैं, यानी कि रेजोनेशन लगी आपको। सिमिलरली आप मुझे बताओ, एक है एम्प्लॉयर यानी कंपनी बोल सकते हैं, एक है एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि जब एम्प्लॉय काम कर रहा है अंडर द एम्प्लॉयर, ठीक है, उसके पास कंपनी ए भी है, कंपनी बी भी है, कंपनी सी भी है, उसके पास ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट फिर वो
इन कंपनीज में से मान लो उसके पास तीनों से ऑफर्स हैं, फिर वो कंपनी बी को चूज करता है, तो क्यों चूज करता होगा? शायद कंपनी बी का जो एम्प्लॉयर है, जो उसका टीम लीड है, जो जिसके अंडर वो काम करने वाला है, व्हाटसएवर, उसको कोई वाइब आ रही होगी, उस वो किसी से रेजोनेट कर रहा होगा, या फिर जो उसका पर्सपेक्टिव होगा वो उससे मैच खा रहा होगा। इजंट इट? समझ रहे हो? अब जैसे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, उन्होंने बोला यार देखो ये काम कर रहे हैं किसके लिए, ये जो काम कर रहे हैं ये एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम भी एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, चलो एक साथ हो जाते हैं। और एग्जाम्पल देती हूँ, उन्होंने बोला कि आप क्या करते हैं कि हम अनाथ लोगों को पढ़ाते हैं। जैसी एम्प्लॉय ने बोला कि अच्छा हम अनाथ लोगों को पढ़ाते हैं, एम्प्लॉय मान लो मैं एक फैकल्टी हूँ, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ जुड़ जाती हूँ, मैं भी आपको आपके साथ गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगी। बिल्कुल सही जवाब साकेत, ट्यूनिंग मैच हो गई, बिल्कुल सही। हाय यश मित्तल, हाउ आर यू? बहुत सर्दी हो रही है बेटा। चलो, तो इसका मतलब वैल्यूज जो होती हैं, वैल्यूज दे द वैल्यूज, जब आपकी वैल्यूज रेजोनेट करती हैं, जब वो ट्यूनिंग मैच होती है ना, तब आप उस कंपनी को ज्यादा अच्छा मानने लग जाते हो, है ना? अब जैसे मामा अर्थ कंपनी है, वो क्या कहती है, हम सामान बेचते हैं, हम पेड़ भी लगाते हैं, तो मैं कहती हूँ चलो मैं तो नहीं लगा सकती, कम से कम कंपनी लगा दे, क्योंकि मैं एनवायरमेंट का भला चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स भी खरीद लेती हूँ। समझ रहे हो? सो द पॉइंट इज दिस, मैंने कहा मुझे ना आपको बता दो, जो हम क्रीम्स लगाते हैं ना, इन क्रीम्स के अंदर ना दो चीजें होती हैं, एक होता है पैराबिन और एक होता है सल्फेट, ठीक है? आपकी जो क्रीम होती है ना, उसके अंदर पैराबिन और सल्फेट जो होता है वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है? आपके क्रीम में वो चीज नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी पैराबिन फ्री एंड सल्फेट फ्री, ठीक है? अब मैंने कहा यार मुझे कैसी क्रीम चाहिए जो पैराबिन फ्री हो, सल्फेट फ्री हो, और मुझे दिखाई दी ये ट्यूब, अरे वाह भाई वाह, और इस ट्यूब के ऊपर लिखा था पैराबिन फ्री सल्फेट फ्री, और ये जो कंपनी थी, दैट वाज एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ, दैट वाज मेबेलिन, एग्जांपल कुछ भी मैंने लिख दिया यहाँ पर, कुछ भी हो सकती है कंपनी। अब अगर इसके ऊपर ये लिखा हुआ है तो क्या हुआ, मेरी और उसकी वाइब मैच हो गई, जो मैं चाह रही थी मुझे वो मिल गया। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? सो वैल्यूज, वैल्यू जो होनी चाहिए ना, वो वैल्यूज जो होती है ना, वो विद इन आती हैं, वो समाज के अच्छे के लिए होती है, हित के लिए होती है। पैराबेन फ्री एंड सल्फेट फ्री समाज के हित के लिए ही है ना, गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर स्किन। तो वैल्यूज आर पॉजिटिव इन नेचर, एंड जो वैल्यूज होती हैं, जैसे ही कस्टमर उस वैल्यू से रेजोनेट कर लेता है, तो कस्टमर कंपनी का हो जाता है, वो किसी और के पास नहीं आता। और मैं इस बात को कैसे बोल सकती हूँ, आई एम वेरी मच प्राउड दैट देयर वर द स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने मुझसे नवंबर 23 का पेन ड्राइव लिया, एंड कोई चीज़ हुई, कोई बात हुई कि उन्होंने दे शिफ्टेड टू वन ग्रुप और दे वर नॉट एबल टू गिव द सेकेंड ग्रुप, जो भी था उन्होंने क्लास देखी नहीं देखी, अब उनको दोबारा से क्लास जब लेनी थी ना, तो वो किसी और फैकल्टी पे नहीं गए, उन्होंने मुझसे ही क्लास खरीदी है। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड कि मेरी चीज़ों के अंदर भी क्या रहे, वैल्यूज रहे, एंड हमारी ट्यूनिंग मैच करती रहे। जब बच्चा सेकंड टाइम क्लास परचेज करता है, माइंड माय वर्ड, परचेज करता है, उसके बाद फिर ऑप्शंस होते हैं, पर उसने फैकल्टी चेंज नहीं करी, एंड आई एम सो प्राउड कि मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिनकी मेरी ट्यूनिंग मैच हो जाती है। अब वैल्यूज जो है ये 100% न्यू टॉपिक है, वैल्यूज जो है वो क्या है, 100% न्यू टॉपिक है, यानी कि ये पुराने सिलेबस में नहीं था। ओके, अब लास्ट पॉइंट बताती हूँ वैल्यूज के ऊपर। आप सभी बच्चों ने थोड़ा बहुत ऑडिटिंग तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग कर ली होगी, और ऑडिटिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या किया हमने ऑडिटिंग के अंदर, वैल्यू डाल दी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी होना चाहिए। क्या डाल दिया हमने ऑडिटिंग के अंदर, एक और वैल्यू डाल दिया, हमने कहा जो ऑडिटर काम करता है, ये सबके ऐसे सारे हैं, ये हुई ना बात, उसको उसको उसका स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि बस बन गया ऑडिटर तो बन गया, काम की पक्का पक्का नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि हमने ऑडिटिंग के अंदर भी वैल्यूज डाली, बट आपको बता के नहीं डाली बस। अच्छा एक बात तो बताओ, ये वर्ड तो सुना ही होगा, कौन सा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट, ये भी क्या थे, एक तरीके से वैल्यूज, कि काम करते वक्त
ये देखो ऐसे करके professional skepticism, having a questioning mind altogether, and keeping your eye on the possible misstatement and the errors. क्या है ये? Values again. Is that clear? So the main point is कि ऑडिटिंग के अंदर भी वो चीज़ है और एसएम के अंदर भी है, और एसएम के अंदर आपको पूरा पूरा टॉपिक दे दिया है, ऑडिटिंग के अंदर अलग से तो कोई टॉपिक नहीं दिया है, वो जस्ट एक क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर में करके सम अप कर दिया है। जान, अरे वाह, माल्या रंजन ने तो 200 ऐसे 200 का नाम भी बता दिया। अरे पूरा तो बता देते जब बता रहे थे। एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिटिंग अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सबसे बड़ा नाम है इसका। हा 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 हा। और सबसे कम सवाल इसी से आते हैं। चलो कोई बात नहीं, होता है। चलो तो मजा आ रहा है रोशन क्लास के अंदर? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो नहीं, अब आ जाओ। अब वैल्यूज के ऊपर बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, आपको पता है बाद में मैं मार्किंग कराऊंगी, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए। तो वो कहता है कि आपने सुना तो होगा वर्ड एथिक्स, हाँ सुना है। आपने सुना तो होगा वर्ड वैल्यू, हाँ सुना है। फेयरनेस यानी अनजस्टिस नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, ओहो ये वर्ड तो ऑडिटिंग के अंदर सुना है। ये सारे वर्ड्स किसने बोले? देखो रतन टाटा जी ने बोले थे। ओ सुनो, तुम सब कुछ करने का, बट इसके अपने कंटेंट के अंदर, अपने काम के अंदर एथिक्स, वैल्यू, फेयरनेस, ऑब्जेक्टिविटी ये सब रखने का। ठीक है, फिर उसने बोला the few common examples of values are integrity, trust, accountability, ह्यूमिलिटी यानी कि ह्यूमन आना चाहिए अंदर से, आप प्रोफेशनली बिहेव मत करो, पूरा ह्यूमन नेचर रखो। इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी ये होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? एग्जाम्पल। बट क्या हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे? नहीं। चलिए आते हैं, हम किससे शुरू करेंगे, सुनिएगा। कहता है कंपनी जो होती है वो क्या करती है, कंपनी की वैल्यू जो होती है, जिस टोन में वो लोगों से बात करती है, वो लोगों से बिहेव करती है, दैट इज नोन एज द वैल्यू। जैसे कि आप सभी लोग एग्जाम्पल अगर मेरी बैक एंड टीम से बात करते होंगे, तो जिस तरीके से आप उनसे बात करते हैं और जिस तरीके से वो रिवर्ट बैक करते हैं, वो क्या है? हमारी कंपनी की वैल्यू। हमेशा वो आपसे आप करके बात कर रहे होंगे, देख लेना, कभी ऐसा नहीं होगा, हाँ जब तक कि सामने से बदतमीजी नहीं आए। चलो आ जाओ, ठीक है। अब आगे सुनो, नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय की जगह स्टूडेंट्स वर्ड लिख दो। प्रेफर टू वर्क विद दोज एम्प्लॉयर्स जिनकी वैल्यूज उनसे रेजोनेट करती हैं। स्टूडेंट्स प्रेफर दोज टीचर्स whose values resonate with them. Resonate का मतलब the ones they can relate to, the ones they can relate to in their lives. तो बताओ मुझे वैल्यूज क्या हुआ? वैल्यूज का मतलब, वैल्यूज का मतलब हाउ यू बिहेव, व्हाट आर योर एथिक्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एम्प्लॉयज क्या प्रेफर करते हैं, कैसे एम्प्लॉयज को चूज करेंगे? जो कि उनसे रेजोनेट करेंगे। आपने मेरे को शुरू से देखा, मैं आपको कीवर्ड्स पहले ही याद करा देती हूँ, पहले ही सिखा देती हूँ, दैट इज द मेन पॉइंट। रेजोनेट का मतलब द वंस दे कैन रिलेट टू देयर डेली वर्क एंड द पर्सनल लाइफ। मेन पॉइंट क्या है? दे कैन रिलेट अप विद, एंड देयरफॉर अब वही चीज वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है। देयरफॉर कंज्यूमर वुड प्रेफर टू बाय द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विच कंपनीज, फ्रॉम द कंपनीज जिनका पर्पस उनके पर्पस से बेसिकली रेजोनेट करता हो, यानी कि उनका वैल्यू सिस्टम, उनका बिलीफ सिस्टम कस्टमर्स के वैल्यू सिस्टम, कस्टमर के बिलीफ सिस्टम से मैच करता हो। अब जैसे से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जैन समाज की बात बताती हूँ। हमारे यहाँ पे महाराज जी होते हैं, हमारे यहाँ पे जो महाराज जी होते हैं ना, वो कभी भी खुद से खाना वगैरह नहीं बनाते हैं बेसिकली। वो दूसरों के हमेशा घर जाके ही खाना खाते हैं, और उनको खाना खिलाने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। क्यों?
कहते हैं कि हमारे जो महाराज जी हैं वो उनके घर जाते हैं जिनके घर लहसुन प्याज नहीं बनता। समझ रहे हो? लहसुन प्याज इंक्लूड्स मैगी ऑल्सो। अगर किसी के घर में उस बर्तन के अंदर मैगी बन रही है बिकॉज उसमें लहसुन का प्याज का मसाला होता है, तो महाराज जी उनके घर आके जो है आहार नहीं लेंगे। तो महाराज जी का क्या वैल्यू हुआ? लहसुन प्याज नहीं। तो वो किसके घर जाएंगे? जो घर उनसे रेजोनेट करेगा। जिस घर के अंदर लहसुन प्याज मैगी ये सब नहीं मिलेगा, उसी के घर जाके आहार लेंगे। कोमल कुमारी कहते हैं आप भी लहसुन प्याज नहीं खाते? बेटा लहसुन तो नहीं खाती हूँ, प्याज बहुत मतलब कच्ची प्याज तो मैं नहीं खा सकती, मतलब मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अब हम इस वर्ल्ड में आ चुके हैं और हमें आगे सरवाइव करना होता है। तो टू एन एक्सटेंट आई हैव स्टार्टेड ईटिंग बट नॉट बाय चॉइस बट बाय द नेसेसिटी। मैंने मोमोज भी बहुत लेट खाने चालू करे। मेरे को मोमोज की चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, उस बहुत अजीब अजीब लगता था। आज भी खाना खाऊंगी ना तो पूछ के खाऊंगी इसमें लहसुन वगैरह तो ऐसा कुछ तो नहीं है, बहुत दिक्कत आती है। और आज के टाइम पर सब खाते हैं। यश इतना खुश क्यों हो रहा है? अरे यश तुझे क्या पता बेटा, ये तो हमारी खुशी है बट ये हम यही हमारी बर्बादी का कारण भी है। पूछो कैसे? अब हम भी रेजोनेट उसी के साथ करेंगे ना शादी के लिए जो हमारी वैल्यूज को रेजोनेट करेगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। यही प्रॉब्लम आ रही है रेजोनेशन की। आप नॉनवेज खाते नहीं होंगे? ओ माय गॉड। मलयारंजन मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ पर मैं आई वॉज आई गेस इन यूकेजी क्लास, मैं यूकेजी क्लास में थी। एंड मेरे एक अंकल मेरे घर पे आए, कहते हैं मतलब अंकल मतलब नॉर्मली जैसे कोई आ जाता है दोस्त वोस्त पापा के, ऐसे कोई घर पे आए, कहते बेटा चलो आओ मेरे साथ कन्फेक्शनरी की दुकान पे। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमें क्या चाहिए होता, टॉफी चॉकलेट, हाँ चलो चलो अंकल चल रहे हैं चल रहे हैं। मैं चली गई अंकल के साथ शॉप पर। वहां पर गई तो वो आगे काउंटर्स पे, बचपन की बात बता रही हूँ, आगे काउंटर्स पे बहुत सारे जार्स रखे होते थे, उसमें टॉफीज होती थी डिफरेंट काइंड्स की। एंड ऐसे एक पीछे से कस्टमर आया, उसने बोला कि यार मतलब अंडे की कुछ दियो, मतलब जो पूरी की पूरी होती है ना वो शीट जो होती है ना, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, ठीक है वो दे दे। हाँ भाई। अब मैं जिंदगी में मैंने अपनी आंखों से पहली बार अंडा देखा। मैंने ऐसे करा, अच्छा मम्मी तो तुमने भी नहीं देगी। मैंने अंकल से बोला अंकल एक बारी में अंडा छू सकती हूँ, एक बारी। अंकल ने कहा लो बेटा मान लो ये अंडा है। मैंने अंडा ऐसे हाथ में लिया, अरे वाह आज तो मैंने अंडा छुआ भाई, अरे अच्छा ऐसा होता है, इतना स्लिपरी होता है। आई वॉज लाइक दिस। एंड उसके बाद में मैं नाचती खेलती कूदती घर पहुंची। जिस चीज की मनाही हो बच्चे को वो करने को मिल जाए, चाहे वो स्कूटी चलाना हो, बाइक चलाना हो, या फिर अंडा, हमारे केस में अंडा छूना और खाना हो। हाँ क्रेट क्रेट हाँ। तो अब मैं ऐसे चहकती हुई घर पहुंची, और घर पहुंचते मम्मी मम्मी पता है आपको, आपको पता है आज मैंने क्या किया? मम्मी कहती बेटा क्या हुआ? तो फिर कोई चॉकलेट टॉफी लेके आए। मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी आज तो कुछ बड़ा ही हो गया। मम्मी कहती क्या? मैंने कहा मम्मी मैंने अंडा छुआ, मम्मी मैंने अंडा देखा छुआ, पता है बहुत सॉफ्ट था। क्या? अंडा? अब लाओ बेटे तेरे डंडा। दो डंडे पड़े, बाथरूम में घुसा दिया, नहा ले, गंगा जल से छिड़क रहे हैं भैया। सोचो, ये हालात है बेटा। और इतनी छोटे होते तो इतने बेवकूफ होते कि अगर अंडा छू लिया तो घर आके बताने की क्या जरूरत थी। बट बचपन में पता नहीं होता था कि हाँ ये बातें छुपाने की है। बस वो दिन था बेटा, आज का दिन है। 33 साल की मैं हो गई, उस टाइम 4-5 साल की रही होंगी बस, तभी अंडा छुआ था। आज तक अंडा दोबारा नहीं छुआ बेटा। अब वापस दोबारा ना डंडे खाने हैं ना बाथरूम में जाके वापस नहाना है। अरे नहीं रोशन कैसी बात कर दी, नहीं नहीं, कोई अंडा वंडा नहीं खाते भाई। ना अंडा ना ऑमलेट, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ तभी तो कह रही हूँ रेजोनेशन नहीं आ रही है, रेजोनेशन से फिर डिले आ रही है, कोई बात नहीं चलो, एक दिन तो वैल्यूज मैच होंगी। अब देखो लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, इम्प्लीकेशंस, यही तो मेरे साथ हो रहा है, इम्प्लीकेशंस, हेंस वैल्यूज हैव इम्प्लीकेशंस। हम्म। चलो, चलो आ जाओ। ये जो मैंने डायग्राम आपके लिए बनाया था, सेम डायग्राम इसमें बना हुआ है, सेम बना हुआ है।
अच्छा, अब आपको याद होगा मैंने फर्स्ट क्लास जब आप लोगों के साथ प्राइवेटली ली थी, उस टाइम पर मैंने कुछ ऐसा सा डायग्राम बनवाया था, बट उसमें सर्कल्स कुछ ज्यादा थे, है ना? याद आया कुछ? वैल्यूज, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिख लीजिए बेटा। मिशन, विजन, और ये क्या होता है बेटा? इस छोटे वाले सर्कल में आपने क्या लिखना है? इंटेंट। इंटेंट। बना के आ नहीं सकते हैं, बनाकर आना है। डायग्राम ये एग्जाम में आपको बना के आना है। याद करने की टेक्निक बता देती हूँ, देखो। टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक इंटेंट, सबसे छोटा छोटा सर्कल ये आ गया। फिर देखो टॉप मैनेजमेंट वाले काम लो, पहले विजन बनाएगा, फिर मिशन बनाएगा, फिर उसके ऊपर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और सबसे आखिर में सबसे बड़ा कौन है? वैल्यूज। चलो बस अब 5 मिनट की क्लास और ले रही हूँ। नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम इनसाइड राइट नाउ। बस सम अप कर रही हूँ आपको, आपके लिए। ये देखो, सॉरी, यहाँ पर ही आ जाओ। अब आपको दिखाती हूँ इस टॉपिक के बारे में, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। स्ट्रेटेजिक इंटेंट टॉपिक बेटा पहले भी था एग्जाम में, टॉपिक ओल्ड सिलेबस में, बट न्यू सिलेबस के अंदर इसके कंपोनेंट चेंज हो गए। पहले इसके कंपोनेंट में आपने बिजनेस मिशन और बिजनेस मॉडल पढ़ा होगा, जो कि अब नहीं है। ठीक है, तो पुराना कचरे के अंदर। ठीक है, चलो देखो। टॉपिक का नाम सिर्फ एक बार देखो, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ लिया। ये देखो, टॉपिक का नाम स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ठीक है, अच्छा, आ जाओ। इंटेंट यानी इंटेंशन। ये देखो क्या लिखा है, देख रहे हो? बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन की बात इसने सिर्फ यहाँ पर रखी और खत्म कर दी, आगे इसने सम अप नहीं करी। तो ये लाइन अब आप आगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायग्राम में ये चीज सम अप नहीं है। यानी कि जो ये लाइन आपको मिल रही है ये स्टडी मैट के अंदर, ये लाइन पिछले पुराने स्टडी मैट से कॉपी पेस्ट करते हुए रह गई है। अब ये लाइन अब ये लाइन जो है रेजोनेट नहीं करती है न्यू सिलेबस से। ठीक है, तो ये अब आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज, और फिर ये वही डायग्राम जो मैंने आपको बनवाया। यानी कि हमने जो पढ़ा विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वो सारे और वैल्यूज, वो सारे अलग अलग क्वेश्चन भी हैं चार आपके। यानी कि एक टॉपिक ये, एक टॉपिक ये, एक टॉपिक ये और एक टॉपिक ये चार टॉपिक अलग भी हैं। और ये मिलाकर क्या बन जाता है? इंटेंशन बन जाता है, यानी कि इंटेंट बन जाता है, यानी स्ट्रेटेजिक इंटेंट बन जाता है। इंटेंट यानी कि क्या इंटेंशन है आपका कंपनी के अंदर। तो हमारा इंटेंशन क्या है? विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज को पूरा करना। विजन के ऊपर साकेत, मैं आपको ना तो आपको, हाँ मैं आपको बताती हूँ, देखो मैं आपको ना क्लियर करवाती हूँ, रुको। जब ये डायग्राम बनाए थे ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये डायग्राम के अंदर ना ये ट्राइंगल जो है ना, ये ट्राइंगल देखो, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट आ रहा है, ये अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है। दिख रहा है? जस्ट कमिंग इन 2 मिनट्स।
यस बच्चा लोग, ऑडिबिलिटी इज क्लियर, एवी क्लियर, ठीक है। यस। सो अगर आप देखो इस डायग्राम को ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल जो फॉर्म होता है ना बेटा, साकेत की क्वेरी थी ना guys, हाँ विजन के ऊपर मिशन क्यों है, ये ना उल्टा ट्रायंगल है देखो, है ना। तो सबसे ऊपर क्या आता है, विजन ही आता है ना, सबसे ऊपर क्या आता है, विजन आता है। ट्रायंगल को उल्टा कर लो उसको, विजन आता है, फिर मिशन आता है, फिर जो लोअर लेवल होता है ना, लोअर को लोअर नहीं कहते, क्या कहते हैं, ऑपरेशनल, तो नीचे वाला ऑपरेशनल। ये ट्रायंगुलर शेप को सर्कुलर कर दिया। अब समझो ये उसके ऊपर क्यों आया। अच्छा अब बात करते हैं कि इस सर्कल में ऊपर क्यों आया। क्योंकि अगर आप डायग्राम की प्रेजेंटेशन देखो, तो उस प्रेजेंटेशन में एरिया वाइज काम चल रहा है। इसका एरिया कम है और इसका एरिया सबसे ज्यादा है। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी तो ऐसे ही होता है ना, कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं, तो वही चीज रेजोनेट करनी थी इनको। और सबसे ऊपर कौन है, सबसे सर्वोपरि कौन है, सबसे सर्वोपरि हमारे वैल्यूज हैं। तो देखो उसने क्या किया, अपने ट्रायंगल से बाहर यहाँ पर ऑरेंज वाली फील्ड में क्या दिखा दिया, वैल्यूज दिखा दिया। अगर आपको ऐसे नहीं दिखाना, आप इसको एक सर्कल और बना के दिखा दो, एक सर्कल और बना दो, वहां वैल्यूज बिलीव्स दिखा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई गेस साकेत क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, चलिए, ओके। सो दैट्स फॉर टुडेज क्लास। हैविंग अ बिट ऑफ स्टमक एक, तो आई हैव टू रश टू द डॉक्टर राइट नाउ। पता नहीं वापस से कैसे हो गया है। तो अब आप जो है इसको ये मान के चलिए कि आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है, आप में रिवाइज करना है। टुमारो यस यू विल बी हैविंग अ क्लास ऑफ कोर्स, 5:30 बजे अपन मिलेंगे, ठीक है। यस थैंक यू रोशन, एंड यू गाइज कीप ऑन डूइंग दी पढ़ाई, ओके। तो ये मैंने टॉपिक आपको करा दिया है, बस आपको मैं होमवर्क इतना सा दे रही हूँ कि ये आपको रीड करना है सारा, बस ये टॉपिक दिस हैज टू बी रीड, सिंपल। कौन बोला, आवाज़ नहीं आई, नाम बताओ पहले। हाँ दीपेंद्र बोलो। मैम ऑडिट का क्लास कब से होगा? मैं, मुझसे बात कर रहे हो तुम? यस यस मैम। दीपेंद्र, एक सेकंड मैं तुम्हें ढूंढ के पिन करती हूँ। दीपेंद्र, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब आई एम स्पीचलेस। अब देख बेटा, मैं जा तो बहुत कुछ रही हूँ, पहले मेरी एसएम की क्लासेस ही ऑन ट्रैक आ जाए, ठीक है। अब बात रही ऑडिट की, तो एक्चुअली बहुत सारे बच्चों ने ऑडिट के लिए बोला है, तो सी फाइनल का ऑडिटिंग का बैच मे बी मैं लाऊंगी, बट वो भी रिजल्ट जब आता है बच्चों का ना जनवरी में, तब होगा, ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। एंड बाकी आप लोग तो सीए इंटर का कहीं और से पढ़ ही रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मेरे ऊपर तो नहीं निर्धारित होंगे। हाँ बट कोई बात नहीं, आप देखिए, एंड अगर आपको कोई तकलीफ़ आती है, कोई डाउट है, तो मैं कैन फुलफिल। और अगर मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट इंटर वाले बच्चों की आती है, तो इंटर वालों का भी एक बैच मैं लगाऊंगी ऑडिट का। बट वो जो बैच होगा ना, वो एक बेसिकली ऐसा बैच होगा, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बैच होगा, ठीक है, क्योंकि हम वो रिजल्ट के टाइम पे अनाउंस करेंगे। हेलो यस हाँ साकेत। मैम, मैं साकिब बात करूँ। मैम मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी फर्स्ट ग्रुप दिया था नवंबर 23 में। तो जैसे मैं सेकंड ग्रुप के लिए अदर सब्जेक्ट्स चल रही है मेरी, तो मैम उस टाइम पे क्या है कि ज़्यादातर जो टीचर्स हैं उन्होंने क्या है कि अपने नोट्स दिए हुए हैं, तो उससे मैं स्टडी मैट अभी मैंने वो नहीं किया ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास पहले नवंबर 23 का था, ओके। है ना। तो मैम मैं ये बोल रहा था कि जैसे आप बोल रहे थे कि मैं अपने हैंडमेड नोट्स अभी लॉन्च करूँ करने वाली हूँ बाद में, तो मैम जो नोटिंग करनी है जो आप बोल रहे थे हाईलाइट कराने के लिए, तो मैं स्टडी मैट ऑर्डर करूँ या फिर मतलब उसमें ओके। होगा ये? सो साकेत, मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ बेटा, कोई भी चीज़ स्टडी मैट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो हमें स्टडी मैट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं तो हमें क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे। अब आपको पता है ना, इसी के लास्ट में जाके आपको क्वेश्चन आंसर्स भी गिवन है, मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो, ये देखो, ये रे क्वेश्चन आंसर्स, ये देखो, ये रे क्वेश्चन आंसर्स, देख रहे हो। क्वेश्चन यस। आंसर्स तो हम इसी स्टडी मैट से करेंगे। अगर मान लो आपने हैंडमेड नोट्स ऑर्डर भी कर लिए, आपने उसको पढ़ भी लिया, चलिए मान गई मैं, चैप्टर का कंटेंट बहुत सफिशिएंट होगा हैंडमेड नोट्स के अंदर से, ठीक है, बट व्हाट अबाउट क्वेश्चन आंसर्स देन।
इसीलिए आपको स्टडी मैट तो लेना चाहिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, प्लस आपको, आप जिस एग्ज़ाम को लिखने के लिए जा रहे हो उसकी किताब तो होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, टैक्सेशन में भले ही आप किताब पढ़ लेते हो, बट जो बेर एक्ट होता है ना, जो बच्चा बेर एक्ट से पढ़ता है ना, वो अपनी नींव बहुत स्ट्रांग रखता है। ठीक है? तो स्टडी मैट को अगर आप अपना अब सोचते हो 4 बारी कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, तो मेरा होगा कि व्हाई नॉट। और अगर आप स्टडी मैट ऑर्डर करना नहीं चाहते हो, तो लक्ष्मी नगर में 100-100 150 रुपए में ना, मतलब मैं बता 90 रुपए में जो है ये फोटोकॉपी वाला मिल जाता है। ठीक है? तो आपको ये फोटोकॉपी वाला 90 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है? और अगर किसी को चाहिए कि भैया ये वाला स्टडी मैट किसी को ऑर्डर करना है, तो एक काम करना, मुझे तुम्हारा एड्रेस नहीं पता है, ठीक है, मैं तुम्हें फ्रेंडली एक चीज़ बोलती हूँ, जो ये फोटोकॉपी वाला है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तुरंत चाहिए फोटोकॉपी वाला, प्लस जो कुरियर के चार्जेस होंगे, वो मैं अपनी लेबर लगाऊंगी, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, दैट इज़ अ फैसिलिटी फ्रॉम माई साइड टू यू। तो फोटोकॉपी वाला जो स्टडी मैट होगा, तो स्टडी मैट प्लस कुरियर के चार्जेस जो भी होंगे, ठीक है, वो आप सर से बात कर लीजिए, आपके पास सर का नंबर होगा 892947 414, उनसे बात कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि उनको नहीं बहुत लेट आ रहा है स्टडी मैट, या ऑर्डर करना पड़ रहा है, या पुराना है, तो नया स्टडी मैट ले लीजिए। आई गेस हार्डली ये 90 to 100 रुपीज़ में तो ये आया था, और कुछ इतना ही आपका कोरियर चार्जेस लग जाएगा, तो ये आपके यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू सो मच हाँ, मैम। तो ये अर्जेंसी में सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, जैसे आज मंडे है, तो फटाफट फटाफट इसको हम करा सकते हैं। ठीक है? हम्म। मैम मेरा सेकंड ग्रुप में एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन था, तो अभी मई 24 में कितने एग्जाम देने पड़ेंगे? अरे अरे, क्या ही बताऊं। तुम्हारा एग्जाम में एग्जाम्शन था, और तुम्हारे पास, तुम्हें पता है सेकंड ग्रुप में कितने पेपर हैं? अभी सिर्फ 3 पेपर्स हैं। ठीक है? तो यस मैम। है ना, एडवांस अकाउंट एग्जाम खत्म, अब तुम क्या करोगे बताओ, खुद सोचो। मैम कॉस्टिंग का पेपर देना है क्या, मतलब कॉस्टिंग के? फर्स्ट ग्रुप क्लियर है ना? यस मैम। तो फिर क्यों देगा दोबारा, एक बार लिख लिया ना, तो क्यों देगा? नहीं देना। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ। प्रणव, क्रिसमस पे लॉन्च है बेटा हैंडमेड नोट्स का, वंडरफुल हैंडमेड नोट्स इस बार के। आई बेट ऑन इट, आई बेट ऑन इट, आई बेट ऑन इट। ऐसे हैंडमेड नोट्स अभी दुनिया में नहीं होंगे, मैं सच बता रही हूँ। द लेवल ऑफ एफर्ट, अभी मैं बीमार भी थी ना, तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं नहीं कर सकती हूँ, बट एटलीस्ट बैठ के राइट कर सकती हूँ, मैं मार्क कर सकती हूँ। सो आई वाज डूइंग ऑल दैट, एंड आई वाज प्रिपेयरिंग द नोट्स फॉर यू गाइज, एंड हमारे क्रिसमस पे वो लॉन्च हो जाएंगे, एंड आप उसको ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे फ्रॉम क्रिसमस ऑनवर्ड्स। रोशन तिवारी, कल मैं आपको लेकर आती हूँ, ठीक है? ओके, श्योर लिटिल ग्लेम्स, पक्का, ओके पक्का, मलिया रंजन, हमारी सैंटा, या चलो गाइस, कल मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। और सुनो, एक आधे क्वेश्चन आंसर भी देख लेना पीछे से, अगर हो सके तो कुछ तो थोड़ा सा भाव दिखा दिया करो, है नहीं? चलो बाय बाय।